खून आता मैं दीवार की खून लगा देता, भी खून आया कभी याद रहे कि मैंने खून बहाया अपना, कि प्रैक्टिस की है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, यूं ना बैठ थक के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। सिविल लाइफ में और एक वर्दी की लाइफ में बहुत डिफरेंट है। अगले अंकी वर्दी का बाहर का नजरिया बहुत अलग है। जब सेना में जाओगे ना तो आपको लगेगा कि ये चीज क्या है। चाव में 2 मुक्के मारे, 2 मेरे मारे या उसने मारे, तो खून आया नाक से, आंख सूजी, खट लग गया। ओलंपियन मिट्टी से भी तैयार हुए हैं और सैंटी से भी तैयार हुए हैं। फर्क साइको का है, क्योंकि आज के खिलाड़ी है ना वो सीधाओं पे निर्भर करते हैं। दोबारा फाइट किया लेकिन घुटना मेरा बिल्कुल साथ छोड़ चुका था। फिर मैं घुटना टेक डाउन ही हो गया, पूरा टूट चुका था, मतलब काम करना बंद कर दिया। तो मेरे को फिर वहां से मेडिकल इंजरी हुई और फाइट लॉस हो गया मैं। आर्मी के लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि एक छोटा सा बच्चा होगा ना तो भी उसको यूं पता है ऐसे करना है। हाँ, रिस्पेक्ट रियल वर्दी की है, वर्दी की क्योंकि वो वर्क बहुत ही ऐसा करते हैं। वो बिल्डिंग को उड़ा दिया था पूरा, तो 4 मिलिटेंट उसमें मारे गए थे पूरे, और एक जवान हमारा गोली लग गई, वो शहीद हो गया था। देखो लाइफ सेना में ऐसी बना देती है कि आपको फीलिंग कम हो जाती है। आपकी जो फीलिंग वाली तार काट दी जाती है फौजी की। बोला ये बोला फौजी है, बोला ये तो पहले नर्क और स्वर्ग देख के है, इसको क्या दर्द देना, भेजो स्वर्ग में इसको। तो हमारी अकेडमी 4 वर्ड है। पहला मेरा डिसिप्लिन, दूसरा हार्ड वर्क, और तीसरा विल पावर, चौथा डेडिकेशन। मेरी पूरी एकेडमी इन 4 वर्ड पे काम करती है। भगवान ने जिंदगी एक दी है, वो सोने के लिए तो दी नहीं है। वो सब उतने जिएंगे जितना लिखा उतना जिएंगे, जाना सबको ही है, पर कुछ इतना हिस्ट्री क्रिएट करके जाओ कि दुनिया कोई 50 साल और याद करे आपको। तो एक्स आर्मी वेटरन अचीवर्स अवार्ड है, तो इसके लिए मेरा नाम नोटिमेट हुआ। और ये तारीखें तब याद है मेरे को, जब टूटा हूँ, जब गिरा हूँ, जब रोया हूँ, जब जीता हूँ, जब हारा हूँ। तो इस समय जिया हुआ है तो कैसे बोल सकता हूँ, और मैं लिखता भी हूँ डायरी में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मिनी मैजिक स्टोरी के एक और शानदार पॉडकास्ट में। मिनी मैजिक स्टोरी आज आपके लिए एक ऐसे गेस्ट लेके आए हैं जो एक मल्टीटास्किंग हीरो हैं। वो एक एक्स आर्मी मैन भी है, इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर भी हैं, और एट प्रेजेंट टाइम सूरतगढ़ के अंदर एवरग्रीन स्पोर्ट एंड डिफेंस एकेडमी रन कर रहे हैं। एक ऐसी एकेडमी भारत की जिसको पहली बार सेना अध्यक्ष ने सम्मानित किया है। और इनका एक टैगलाइन भी है, सिविल में आओ और वर्दी में जाओ। मतलब कह सकते हैं एक पूरी की पूरी फौजी फैक्ट्री रन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे इन्होंने सोल्जर्स सेना को दिए हैं। इनका नाम है मिस्टर गुरप्रेम सिंह जी मान। सर, स्वागत है आपका हमारे मिनी मैजिक स्टोरी के पॉडकास्ट। धन्यवाद, जय हिंद। सर, तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप जब स्कूलिंग में थे, स्कूल में आप संगर के पास एकचक गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं ना, तो जब आप स्कूल के अंदर थे स्टार्टिंग के अंदर, तो उसी टाइम आपने डिसाइड कर लिया था कि आप फौजी बनेंगे, या फौजी बनने के लिए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? घर में पहले से कोई फौजी थे? नहीं, हमारे परिवार में कोई फौजी नहीं है। गांव में एक फौजी थे, बहुत पुराने फौजी थे वो। तो मेरा भी लाइफ का टारगेट फौजी बनना नहीं था। मेरा एक ही था, क्रिकेट खेलना है और पढ़ाई करना है। घर वाले मेरे को काम लगाते भी नहीं थे। बस मेरे 2 ही सपने, क्रिकेट खेलना है, चाहे गाँव मर्जी गाँव में। शौक इतना था क्रिकेट के लिए, पागलपंती थी, क्रिकेट खेलना ही खेलना है। हाँ, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करनी है, घर का काम करना ही है। खेत से मेरे को दूर रखा गया था, क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई था, उसने खेत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसको। तो उसको खेत में ट्रैक्टर चलाने का शौक था, तो उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो मेरे को लगा ये कहीं बच्चा हमारा पढ़ाई ना छोड़ दे या कहीं खेत में ना चला जाए, तो खेत से मेरे को दूर रखा गया। मैं क्रिकेट खेलता और मैं पढ़ाई करता था। तो बाद में कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि मैं जॉब में जाऊंगा या ये करूंगा वो करूंगा। शौक था कि मैं कुछ भी करूं, वर्क मेरे को आना चाहिए, जो भी है मैं यूज़ कर सकूँ इन फ्यूचर। तो मैं उस काम पे काम करता था। तो उसके लिए मैंने, जैसे भी बताया, मैंने 12वीं पास की मैंने टैगोर स्कूल से, सूरतगढ़ से। 10वीं तक मैं पढ़ा था संगर में। तो 11वीं 12वीं मैंने टैगोर स्कूल सूरतगढ़ से की थी। और बीए फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया गंगानगर में गवर्नमेंट स्कूल में। पर वो खाली मैं बीए करना चाहता था। मेरा टारगेट था कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूँगा और साथ में करूँगा टीवी रिपेयरिंग काम, क्योंकि मैं सोचा फ्यूचर में टीवी का बहुत रिपेयर जाने वाला है, तो कल को कोई जरूरत पड़े तो मेरे को काम आना चाहिए। टीवी रिपेयरिंग? हाँ, टीवी रिपेयरिंग का, टीवी सर्विसेज का, कोई सेंटर खोलेंगे तो नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। तो मैं, जो समय बचा है तो समय यूज़ करते हैं। कॉलेज तो जाना नहीं है, बीए फर्स्ट ईयर कोई इतना मैटर नहीं है। तो उस दिन में सुबह कंप्यूटर कोर्स करता था ओ लेवल का, और दिन में टीवी दुकान बैठ जाता। वहाँ पे जो टीवी का 1 घंटा क्लास चलती, उसका जो भी टीवी के इक्विपमेंट जो भी है वो सारी जानकारी मिलती। और टीवी दिन में दुकान में बैठा रहता, कोई ग्राहक आता उसको टीवी दे देता। तो वहीं से शुरू हो गया। वहाँ पे कोई टारगेट नहीं था कि मैं फौज में जाना। वहाँ शौक था मेरे को, स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक रहा है शुरू से। क्रिकेटर है, वहाँ पे जो पार्क है, स्क्वाड सर्कल में पार्क है, या उधर एक पार्क है, नेहरू पार्क है, तो वहाँ क्रिकेट खेलता दिन में जाके, शर्त लगाते मैचों की, खेलते रहते। फिर टीवी दुकान पे आ जाता, तो वहीं चलता रहा। तो
लाइफ में कोई ऐसा कहानी नहीं था। फिर वहाँ पे टीवी एक दिन मेरे को WWE आती, फाइट आती है, ठीक है, अंडरटेकर की हाँ, आती है, हाँ। तो उसका शौक जग गया थोड़ा, तो उसमें देखने में लगा रहा मैं काफ़ी टाइम। तो टीवी मालिक में लौटता क्या कर रहा है, तो साथ में टीवी देखता रहता है, पर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। अंडरटेकर आ गया, इसकी फाइट देखूंगा, उसकी फाइट देखूंगा। लगता था मेरे को कि मेरी हाइट उस टाइम इतनी थी, पतला बहुत था, हाथ बड़े थे, तो मेरे को लगता था कि मैं भी उनके जैसा लड़ूंगा, फाइट करूंगा। तो टीवी में काम चलता रहता था। तो BA फर्स्ट ईयर चलता रहा मेरा। और उसके बाद में वहाँ से पिताजी मेरे को ले आए थे वापिस, जब कोर्स कंप्लीट हो गया था मेरा। उसके बाद में अखबार में न्यूज आई थी, भर्ती आई है कोई नहीं ऐसे तो करके। जब आप टीवी में बॉक्सिंग देखा करते थे, जी। तब से आपको ऐसा था कि मेरे को बॉक्सर बनना है? नहीं, बॉक्सर बनना कोई शौक नहीं था मेरे को, तो ना कि बॉक्सिंग में पता बॉक्सिंग गेम भी होती हुई। बस ये था कि मैं भी अंडरटेकर से फाइट करूंगा, वो तो करूंगा। उसके लिए फिर हाँ, आप कैसे प्रैक्टिस करते थे वहां पे, मतलब प्रैक्टिस देख के के? लिए मैंने ना बड़ा, वो जब बोलते हैं टीवी में देखना कुछ होता है, अपने भी बीती अलग बात होती है। हम्म, तो मैं टीवी में रूम में जाता, रूम में किराए पे रहता था, खाना बनाता। फिर खाना बना के मैंने क्या, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, मैंने वहाँ पे थैला लिया बोरी का, मिट्टी डाली इसमें, रूम में सेंटर में बांध ली, तो उसको पीटने लग गया। ग्लव्स तो थे नहीं, तो उसको पीटता रहा, हाथों में खून तो आना था, जहाँ पे कट लगे तो खून आया, तो मेरे को लगा भी वाह, भी खून आ रहा है तो मतलब मैं बहुत हार्ड वर्क करूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। ऐसा लगता था अपने आप को कि चलो कुछ तो कर रहे हैं, है ना। तो फिर जिम भी ज्वाइन कर लिया मैंने। मैं जैसे जैसे शौक बढ़ता गया, बॉडी कमजोर है, बॉडी बनाते हैं और फाइट करेंगे। तो मतलब काफी दिन चलता रहा। खून खून बैग में जहाँ खून आता, मैं दीवार की खून लगा देता, भी खून आया कभी याद रहे कि मैंने खून बहाया अपना, ये प्रैक्टिस की है। तो एक दिन पिताजी गए थे मेरे को मिलने, तो मैं तो रूम में था नहीं, रूम खुला रहता था, मैं दुकान पे था। पापा रूम में चले गए, पापा घर पे रूम में होगा। तो पापा ने जगह रूम खोला, रूम में देखा, रूम में खून ही खून हो रखा है। ओह, तो पापा तो आगे दुकान पे आ गए, मतलब उसमें चल घर जाना अपने को। मतलब मेरे को बताया था कि नहीं, पापा ने सामान गाड़ी में रख चुका था मेरा पापा ने, बट पापा घर चलते हैं। मैं क्या पापा, नहीं बेटा हम पढ़ाई घर पे कर लेंगे, यहाँ रहने दे भी। हाँ, तो वो उसने डर देखे गए रूम होंगे। में इतना खून कैसे हो रखा है, हाँ, जो पंचिंग बैग है वो खून से भर रखा है। और तो मेरे घर ले आए। तो घर ले आए तो रहने लग गया। मामा जी अखबार आता था, तो उसमें छोटी न्यूज आई थी कि लालगढ़ में सेना की भर्ती है और 20 मई को दौड़ होगी। तो उस अवसर में वहाँ पे गया था पहली बार। अच्छा। जी। और न्यूज़ सुनते ही मैं, मतलब फिटनेस तो देखते हैं ना, मेहनत कभी कभी बेकार नहीं जाती। क्रिकेट खेलते थे, जुनून था, भागते थे, सारे धूप में भागते थे, और वही फिटनेस कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मैंने की है नहीं सेना भर्ती के लिए। तो जैसे भर्ती गए, लालगढ़ में भर्ती 20 मई को दौड़ थी, तो नंगे पैर खेलते थे, गर्मी में खेलना आता था ऐसे थे। तो 20 मई को दौड़ हुई, तो मेरे साथ लड़के थे बिश्नोइयों के, गरसाना साइड के, जो रूम में रहते थे। हालांकि उन्होंने खबर दी थी भी भर्ती आ रखी है, हम भी चलेंगे। मैं छोटा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम 17 साल 6 महीने कुछ दिन थी। तो उसमें क्या होता है, बोला कोई नहीं रुपया, तू देख नहीं आ जा, अगर मैं देख आता हूँ भर्ती में होता है क्या है। तो बोला हम भागेंगे, तू देख लेना। मैं चलो ठीक है भाई। जब वहाँ पे गया, डॉक्यूमेंट दिया मैंने, मूलमस दिया, बोला तेरी एज मतलब कंप्लीट हो चुकी है, 6 दिन ऊपर हो चुकी है, तू भाग सकता है। मैं चलो भाग लेता हूँ। और वो क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो थोड़ा काम करते थे, पढ़ाई करते थे। प्रैक्टिस उन्होंने की हुई थी, उन्होंने गरसाना के, वो सारे दौड़ में फेल हो गए और मैं पास हो गया। बिना कोई बिना प्रैक्टिस के? प्रैक्टिस की, हाँ, क्योंकि क्रिकेट बहुत खेली हुई थी, प्रैक्टिस की हाँ, हुई थी, हाँ। फिटनेस बाकी खून बहाया हुआ था, काम आ गया। सही बात है। तो वो दौड़ में फेल हो गए, मैं पास हो गया। हाइट उस टाइम मेरी इतनी थी, उम्र 17 साल 6 महीने थी, पर हाइट मेरी 6 फुट 4 इंच उस टाइम भी थी। जब वहाँ पे हाइट आकलन, मेरी उस टाइम हाइट आई थी 191 सेंटीमीटर, जब वहाँ पे आकलन हुआ था। और वेट आया था मेरा 71 kg जब मैं भर्ती हुआ था। उसके बाद में मेजरमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, जंप हो गया। फिर उसमें ये था 20 मई को दौड़ हुई और 27 मई को टेस्ट भी था, रिटन एग्जाम का। तो मैंने उसमें मांगा गया था कि जिसके 12th बेस पे अच्छे परसेंट उनको क्लर्क बेस भर्ती है। तो मैं क्लर्क का फॉर्म भरा था, मैं क्लर्क भर्ती हूँ मैं क्या, मैं 12वीं में अच्छा, पढ़ाई में काफ़ी होशियार था मैं। तो मैं क्लर्क का एग्जाम दिया था। उसमें क्या होता है, फॉर्म भराते हैं, अगर बाई द क्लर्क में ना हो तो GD होना चाहिए। GD उससे लो ट्रेड है आर्मी में, क्लर्क है, GD है, ट्रेडमैन है, इस सब से है। तो मैं टिक कर दिया, अगर मैं क्लर्क में नहीं हूँ GD में कर देना। तो मेरा जो अंतिम परिणाम आया था वो आर्मी GD में आया था। अच्छा। और 29 जुलाई 2004 को मैंने सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया था मैं। अरे वाह। जी। मतलब जब आप सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, जी। तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपकी एज क्या थी? मेरी लगभग उस टाइम 18 प्लस हो चुकी थी। मैं 6 जून 1986 में डेट ऑफ मतलब बर्थ आप था। 18 साल की उम्र में मतलब हम सेना में थे, सेना में चला गया है था ना? जी। तो एक 18 साल का बच्चा जो आज पढ़ाई करके कंपटीशन की तैयारी करता है, वहां पे आप एज ए सैनिक हाँ जी। ज्वाइन किया हुआ था हाँ आपने जी। आर्मी को। जी। तो वो लाइफ में कितना डिफरेंस आया वहां पे? भले ही आप GD की पोस्ट पे गए थे, जी। लेकिन वहां पे जो उन बाकी के जो सोल्जर्स के लिए ट्रेनिंग रहती है, वही आपके लिए रहती है क्या? जी बिल्कुल। मैं कभी घर से बाहर गया भी नहीं, गंगानगर में लास्ट बड़ा स्टेशन जहाँ तक गया था मैं, इससे बाहर तो कभी गया भी नहीं था। तो लेकिन वो पड़ाव होता है ना, सहनशीलता जो दिमाग में थी कि जहाँ पे गए हो कर्म कर बेस्ट करना है, ये शुरू से रहा है। लंबी स्टोरी बताऊंगा, ऐसी ऐसी कहानियां आई हैं कि मैंने जहाँ पे पाँव रखा है मैंने उसे पता ही किया है। अरे मेरा वाह। टारगेट ये था, अगर कदम आगे बढ़ाया है ना,
तो उसमें रुकावटें बेशक ज़्यादा आई हो, बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ आएंगी, बताऊंगा आपको मैं, कि ऐसी स्टोरियाँ आई है कि मैं एक बार लगा कि मैं कर ही नहीं सकता, पर फिर मैं लगता है मैंने कदम बढ़ाया, चैलेंज किया हुआ है, किसी को बोल के आया हूँ, तो उससे पूरा करना है। मैं बोलता हूँ ज़िंदगी में मेरे को आज भी सिखलाई मिली है कि लाइफ में अगर आपके कदम ठिकराए ना, तो कुछ ऐसी बातें याद करो जिनको आप बोल के आए हो, या चैलेंज करो, या किसी को वादा किया आपने कि मैं तेरे को ये करके दिखाऊंगा, वो करूंगा, तो वो आपको टूटने देंगे नहीं। तो ये स्मरणीय चीजें होती है, मोटिवेशन लाइन होती है कि आप उन चीजों को याद करो। तो जब मैं 2004 भर्ती होता, मैं डायरी लिखी थी, मैं डायरी लिखता था कई बार। तो 2004 में जब ट्रेन में बैठा, मैंने डायरी लिखी थी मैंने एक, तो उस डायरी में आज भी लिखा था कि मेरे को जिंदगी में जो भी मिलता है वह किसी ना किसी रूप में मेरे से अच्छा होता है, इसलिए मैं उससे सीख पाता हूँ। तो मैं जो मिलता है वह किसी ना किसी रूप में मेरे से अच्छा होगा, तो उसमें मैं अच्छा ही सीखता हूँ, बुराई छोड़ दूंगा। वो भागता था, उसे भागना सीख लूंगा मैं, वो बोलता था, उसे बोलना सीख लूंगा मैं, वो पढ़ता था, पढ़ना सीख लूंगा मैं। तो ये मेरे सिखलाई दिमाग में वही चीज बैठी हुई थी, तो वहीं से ज्वाइनिंग हो गई। और तो आर्मी लाइफ कैसी थी आपकी वहां पे? मतलब आप सुबह से लेके शाम तक क्या शेड्यूल रहता है एक आर्मी जवान का? शेड्यूल ट्रेनिंग में तो बहुत हार्ड रहता है। देखो उस टाइम में हमारे सामने सोशल मीडिया नहीं था, ना मोबाइल थे ही नहीं उस टाइम। मोबाइल तो HR की बात कर रहा हूँ मैं, मोबाइल तो 5-6 में बाद में लिया था मैंने। तो STD फोन होते थे उस टाइम में। और जाती जब सेना में खेला गया, तो एक बार तो लगता है कि लाइफ पूरा चेंजमेंट होता है सिविल लाइफ में और एक वर्दी की लाइफ में, बहुत डिफरेंट है। हालांकि वर्दी का बाहर का नजरिया बहुत अलग है। जब सेना में जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ क्या है, इसका अनुशासन में रहना, बंदिशों में रहना, ऑर्डर्स फॉलो करने, तो बंदा बहुत घुटन महसूस होती है। तो अपने आप को ढांचे में डालने के लिए 15-20 दिन लगते हैं, महीना लगता है। धीरे धीरे बॉडी स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बन जाता है, रूटीन ऐसा बन जाता है कि हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो शुरू मेरे को भी ऐसा लगा, गाँव से रावत कभी गए नहीं थे, खाकी निकर पहना दिया। सिख में तो हमारे सिर पे पगड़ी बांधनी पड़ती है, जूड़ा बांधना पड़ता है। सिख में हम बाल दाढ़ी नहीं कटवा फिर सकते। दूसरा आप ट्रेनिंग करके भी तो नहीं गए थे ना, आप तो ऐसे लक बाई चांस हाँ, सिलेक्ट हो गए। तो जाते ही को मेरा बिहेवियर शुरू से ऐसा रहा था, तो जैसा कर्म वैसा धर्म, वो बात हो जाती है। जो उस्ताद होते हैं हमारे, वो नोट करते हैं बच्चा कितना मेहनती है क्या, वो हर चीज़ नोट होती है हमारी। मान लो मैं कोच हूँ, मेरे पास 50 बच्चे हैं, तो मैं आइडिया होता है कि कौन सा बच्चा हार्ड वर्कर है, कौन सा कम वर्कर है। तो मेरा नजरिया शुरू से रहा कि जो उस्ताद ने बोल दिया उसे फॉलो करना है। वो हमारा कोच है, वो इंस्ट्रक्टर है, वो सीनियर है, तो मैं उसे फॉलो करता था। तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन मेरे को कभी भी आज तक ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रहा है कि मेरा ट्रेनिंग में मेरे को लास्ट में अवार्ड मिला था, तो इसी बेस पे मिला था कि मेरे बिहेवियर का, मेरे अनुशासन का, ना किसी गलत की बात का, झगड़े का, कि अनुशासन में रह के मैंने पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया था विदाउट किसी भी कारण से। और इसी के अंदर जो मैंने स्पोर्ट्स किए थे, उनका अलग अचीवमेंट था मेरा। तो फिर जब आप वहां पे एज ए आर्मी ज्वाइन कर रखे थे, तो फिर बॉक्सिंग का ऐसे मिल्खा सिंह वाली सी फीलिंग आ रही है कि ज्वाइन तो किया था एज ए सोल्जर और जी। फिर जाके एज ए स्पोर्ट्समैन में कन्वर्ट हो गए थे। हाँ जी। तो फिर वहां से बॉक्सिंग कैसे चूज किया आपने? बॉक्सिंग की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बॉक्सिंग ना ही मेरे को पता बॉक्सिंग करनी है, लेकिन मैंने वो WWE फाइट देखी हुई थी, दिमाग में थी, मैं लड़ता था। हालांकि उसको 1 साल होने वाला हो गया था, दिमाग में वो तो नहीं थी। लेकिन जब सेना में क्या होता है, ट्रेनिंग करते हैं, सारी गेम्स आती है, फुटबॉल आती है, क्रॉस कंट्री आती है, हैंडबॉल आती है। तो ये गेम आई थी अक्टूबर 2004 में गेम आई। मैं जुलाई में भर्ती हुआ था कि इतने अक्टूबर को गेम हो रही है अपने इंटर कंपनी बॉक्सिंग की। जैसे मिल्खा वाली स्टोरी है कि हमारा दौड़ प्रतियोगिता होगी इंटर कंपनी, तो कौन कौन भाग लेगा। तो पूरे नए रूट्स होते हैं, तो सबको पूछा हैंडबॉल कौन, हैंडबॉल खेलते हैं तो 50 खड़े रहते हैं, हैंडबॉल खेलेंगे। फिर आते हैं बास्केटबॉल कौन, सारे खड़े रहते हैं। फिर है बॉक्सिंग में, कोई आदमी खड़ा किया। तो मेरे दिमाग में बॉक्सिंग वाले थे, अंडरटेकर वाला आ गया, तो मैं खेलूंगा। तो आगे के पास देखा कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो मैं क्या बात होगी, कोई हाथ खड़े नहीं कर रहा। हैंडबॉल में 50 थे, क्रॉस कंट्री में 50 थे, हैंड बॉक्सिंग में अकेला खड़ा हो गया। तो आप हाथ खड़ा हो गया, बोला उठाओ उठाओ इसको उठाओ। वो भी चाहते हैं कि बंदा उठ के बाहर आए, खुद ही आए, कौन आता है। बाकी वो देखते हैं सेना वाले की इसकी ताकत ज्यादा है, इसको ले आओ। बाई ऑर्डर काम करना पड़ता है, बंदी टीम तो पूरी करनी है उन्होंने। तो मैं वॉलंटियर था, बाकी सारे बाई ऑर्डर आए थे। और सीधा उठाया, चलो भी ग्लव्स पहनो। मैं ग्लव्स पहन लिए, तो बड़ा चाव था ग्लव्स पहने। हाँ, ग्लव्स पहन लिए। तो जो दिखावटी चीजें हैं टीवी में देखना वो अलग बात है, और जो रियलिटी अपने ऊपर बन पड़ती है तो उसका रिजल्ट अलग होता है। रिंग में गए, लड़ा दिया हमें, बोला लड़ो उसमें। तो मैं लड़ना है, बोला हाँ। चाव में 2 मुक्के मारे, 2 मेरे मारे, उसने मारे। तो खून आया नाक से, आंख सूज गई, खट लग गया। मैं ऐसी लगती है टीवी में तो बड़ा अच्छा लगता है, अंडरटेकर खून आ गया, उसके खून आ गया। और जब खुद पे आड़ी, मैं बॉक्सिंग नहीं खेलूंगा, ये क्या चीज़ है, ऐसे मारना पड़ता है इसको, तो खून आता है, नाक टूट जाएगा, शक्ल बिगड़ जाएगी हमारी। तो फिर मैं कहा था कि मेरे दिमाग में शुरू से ऐसा रहा है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में था, चाहे स्पोर्ट्स में है, कि कदम बढ़ाया है तो पीछे लेना ही नहीं है। और आज तक लिया भी नहीं मैंने। पूरी सर्विस होगी, रिटायरमेंट भी हो गया। तो मैं चलो कोई नहीं, सीखते हैं, कुछ हम सिखाएंगे आपको, मैं सिखाऊँ गुरु जी, डिफेंस सिखाओ। बॉक्सिंग की परिभाषा ये, पहले अपने आप को बचाना है, फिर दूसरे को मारना है, बॉक्सिंग है। तो उसने गार्ड रखना सिखाया, डिफेंस करना सिखाया, हम सीखने शुरू कर दिया। और मात्र मेरे को मिले थे 25-26 दिन में ट्रेनिंग करने के लिए, कंपटीशन के लिए।
तो हाइट मेरी अच्छी थी, मैं रीच था, मैंने खेलना शुरू कर दिया और मेहनत में लग गया शुरू में। और पहला ही गोल्ड मेरा वहाँ पे आया था अरे अक्टूबर में। तो मैंने उस टाइम उस टाइम फ़ोन नहीं थे, तो मैंने आज तक पूरी लाइफ सेना सर्विस में मैंने एक ही चिट्ठी घर पे चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी अब भी मेरे पड़ी है, पापा ने लेमिनेशन करवा के रखी हुई है, मैं दिखाऊंगा आपको। अरे वाह। चिट्ठी है, आप हाँ। पढ़ोगे ना। मैं अच्छा, बोलता आपने हूँ अपने पापा के लिए लिखी है ऐसा? घर वालों के लिए। अच्छा, कि मैंने अक्टूबर गोल्ड ले के लिया। बॉक्सिंग खेलने के बाद नवंबर में लिखी है मैंने, दिवाली से पहले। तो चिट्ठी लिखी थी मैंने, वो चिट्ठी आज भी पढ़ी है और मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं यकीन नहीं करता मैं ऐसे शब्द लिखे हैं, इतने प्यारे शब्द लिखे हैं कि मैं चिट्ठी आपको दिखा भी दूंगा। आप जी सारी जी सारी जी, तो बताओ इसमें बताओ। शो करते हैं, चिट्ठी घर पे रहेगी, मैं ले आता नहीं अभी तो, हाँ, कोई मैं बात दिखाऊंगा आपको नहीं। कि पापा मैं ठीक हूँ, ऐसे हूँ, और मैंने बॉक्सिंग खेली है, बॉक्सिंग चैंपियन बन गया हूँ, आज से मेरे को बॉक्सर बुलाया करो, आए मैं वाह। बॉक्सर बन चुका हूँ, आपने मेरे को बॉक्सिंग वहाँ पे लेके गए थे। तो लिखा है स्टोरी में पूरा मैंने। और भाई की शादी है, मैं नहीं आ पाऊंगा, दिवाली आ रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा, और पटाखे मेरे लिए बचा के रखना, पटाखे मैं आगे चलाऊंगा दिवाली वाले, दिवाली पे तो नहीं आ पाऊंगा मैं, ट्रेनिंग चल रही है मेरी, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती नहीं है। तो उस चिट्ठी लिखी थी मैंने। तो जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो उसके बाद क्या, हमारे सारे रिकॉर्ड चेक होते हैं कि बंदे ने सेना ट्रेनिंग में क्या क्या किया है। मैंने स्पोर्ट्स किया, मैंने बॉक्सिंग की, तो मैंने वहाँ पे ड्रिल करते हैं, एक तो एक बोलते हैं परेड बोलते हैं इसको, उसमें बहुत अच्छा था मैं, हाइट अच्छी थी और मैं उसमें बहुत बेटर करता था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, बोला इसको या तो ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स कराओ, मैं ड्रिल बहुत अच्छी करता है, या इसको बॉक्सिंग कराओ। तो बोला क्या चूज करेगा, मैं बॉक्सिंग करूंगा मैं। तो बोला ठीक है तो बॉक्सिंग कर फिर। तो बोला इसकी हाइट अच्छी है, फिर सेंटर टीम में सिलेक्शन हो गया, सेंटर टीम में जैसे मिल्खा सिंह का हुआ था, बोलते बटालियन टीम में आगे जाएगा, ब्रिगेड खेलेगा, तो मेरा सेंटर टीम में हो गया। तो वहाँ पे मैंने मात्र 20 दिन प्रैक्टिस किया, बोली तो वो अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, इसको और आगे भेजो, हाइट अच्छी है। तो पूना से एक आर्म हमारा सबसे बड़ा एशिया का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पूना में है, जो तो स्पेशली तैयार किया ओलंपिक के लिए, और 2003 में गठित हुआ था वो। जैसे नीरज चोपड़ा सब वहीं से ही हैं। तो वहाँ से आया कि लंबी हाइट वाले बंदे चाहिए, तो सेंटर में मैसेज आया कि कोई भी लंबी हाइट के स्पोर्ट्समैन है उनको पूना भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पे लंबी हाइट के बंदे नहीं है, बड़े वेट नहीं बॉक्सिंग के लिए। तो उसमें मेरा नाम आ गया, बोले इसको भेज दो, छोटी उम्र है, ये अच्छा कर रहा है, इसको भेज दो। तो मैं जनवरी 2005 में, सॉरी हाँ 5 में, 6 में, जनवरी 2006 में पूना गया था मैं। और पूना में जाते ही वहाँ पे सेटलमेंट हो गया, शुरू किया ट्रेनिंग, और वहाँ से मेरा बॉक्सिंग लाइफ स्टार्ट हुआ असली। फिर वहाँ पे सारे बॉक्सर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं, नेशनल लेवल के हैं, अब उनसे सीखना, उनसे पढ़ना, वहाँ पे लंबी कहानी चली हमारी पूरी। और 23 मार्च 2006 को पहला कंपटीशन खेला था मैं, वो भी नेशनल, यूथ नेशनल था, गोवा में हुआ था कलांगुट में, और 23 से 26 मार्च हुआ था। और प्रैक्टिस थी, टेक्निक नहीं थी इतनी मेरी, मैंने 3 फाइट जीता अपने में, और सेमीफाइनल में लॉस हुआ था, तो मेरा नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल हुआ था पहली बार में। और मैं दिनेश है जो अभी डीएसपी है हरियाणा पुलिस में, अभी भी डीएसपी है, और उनसे लॉस हुआ था मैं, वो लास्ट ईयर का बॉक्सर था, तो उससे लॉस हुआ था मैं। साउथफुल बॉक्सर है दिनेश, अभी डीएसपी है, सर्च मारना, काफी वीडियो ट्रेन में रहती है उसकी अभी, वो ड्यूटी नहीं निभा रहा है, वो बॉक्सिंग छोड़ दी उसने अभी तो, ओलंपिक भी खेला है वो। तो उससे हारा था मैं जाके। तो मतलब 2 महीने प्रैक्टिस किया मैंने और 3 फाइट नेशनल में जीत गया था मैं। तो हाइट अच्छी थी, एडवांटेज लिया मैंने। तो वहाँ पे फिर सिलेक्शन की बात आई, बोला अभी जो इंडिया कैंप सिलेक्शन होता है नेशनल के अंदर, टॉप मेडलिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है, बोला मेरा उसमें सिलेक्शन में नाम आ गया। और कैंप लगा था हमारा पहला सिलारू शिलोंग में, 2 महीने वहाँ पे रहे हम, वहाँ पे इंडिया कैंप में रहे, ट्रेनिंग करते रहे। तो वही बात है, कदम बढ़ते गया आगे, रुकना मैं था नहीं, प्रैक्टिस करता गया, कोच की नजर रहती है, बंदा मेहनत कर रहा है, छोटी एज का भी है। तो कोच कौन थे वहाँ पे आपके, मतलब हमारा आपके सबसे बेस्ट कोच कौन रहे हैं लाइफ के? सबसे बेस्ट कोच मेरा रहा है इंडिया कैंप में, और आज भी कोच है वो, और सबसे छोटी उम्र का अर्जुन अवार्डी है। ओके जी, धर्मेंद्र सिंह यादव, सबसे छोटी उम्र का ओलंपियन अर्जुन अवार्डी वही है इंडिया का, और अब भी वो इंडिया टीम में कोच है। ठीक है। उस टाइम 2006 में कोच थे मेरे, और छोटी हाइट की, और उनकी फिटनेस में यकीन करना, वीडियो आप भी सर्च मार लेना, धर्मेंद्र सिंह यादव, उसकी एज शायद कितनी 50-55 प्लस होगी, और आज भी उंगली पे खड़े हो जाएंगे वो, इतनी फिटनेस उनकी बरकरार है, एक उंगली पे इतनी फिटनेस है उनकी, अभी भी स्टंट मारते हैं जिम में, रोड से मतलब पता नहीं बहुत ज्यादा स्टंट मारते हैं वो, फिटनेस लेवल इतना हाई है उनका, रिकॉर्ड है उन कोच का आज तक का, इतना फिटनेस लेवल उन्हीं के नाम है। और कौन कौन से कोच? और मेरे कोच है बीबी मोहंती साहब, और सबसे मेरे बेसिक कोच रहे जिन्होंने ट्रेनिंग में बाल गेम कराया, जब मिल्खा सिंह के छोटे सरदार जी थे, तो वैसे मेरे सतपाल सिंह साहब है, तो उन्होंने मेरे को बॉक्सिंग शुरू किया था, बॉक्सिंग स्टार्ट मैंने उन्हीं से किया था। तो मेरे सबसे पहले के जब सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रिटायरमेंट हुए हैं सतपाल सिंह, 16 सिक्के हैं, तो अब वो रिटायरमेंट हो चुके हैं वो भी। सबसे पहले कोच मेरे वही थे, उसका बीबी मोहंती साहब आए, और फिर मेरा इंडिया टीम में कोच है वो धर्मेंद्र सिंह यादव आए, और उसके बाद मेरे कोच रहे नरेंद्र राणा साहब। अच्छा, ये कोच रहे मेरे। ठीक है जी। तो कोई कोच से रिलेटेड कोई इंसिडेंट रहा हो आपके साथ? कोच से तो देखो, कोच की जब पूना में थे, पूना में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बॉक्सर तैयार होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्समैन को और बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल कोच बुलाए जाते हैं। जैसे वहाँ पे 7 ही गेम है,
पूना में 7 गेम है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, फेंसिंग, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, डाइविंग, तो ये 7 गेम वहाँ पे है। ठीक है। तो एथलेटिक हो गया, तो सारे के सारे कोच बाहर के हैं। जैसे मान लो एथलेटिक उस गेम के कंट्री का अच्छा है तो वहाँ का कोच है, ये बॉक्सिंग में क्यूबा का अच्छा है, ओलंपिक में तो क्यूबा का होता है, तो हमारा कोच क्यूबा का था वहाँ पे, लुइस साहब कोच थे, तो उन्होंने बहुत लंबा टाइम बॉक्सिंग सिखाई है और अब भी वहीं पे कोच है वो। अच्छा, जी, क्यूबा से है। क्यूबा से है वो, और बड़े खिलाड़ी रहे हैं और बहुत सारे बॉक्सर्स तैयार किए उन्होंने। और वहीं पे हमारे कोच नरेंद्र राणा साहब थे, तो बॉक्सिंग सिखाई उन्होंने। और सिखलाई के लिए इतना बड़ा मौका मिल जाए, इतना प्लेटफॉर्म मिल जाए, अंतर्राष्ट्रीय कोच आपको सिखाएं, तो हम क्या नहीं कर सकते, बस उसी पड़ाव में थे। और सबसे बड़ी बात कि मेरा मात्र जनवरी 2005 में मैंने बॉक्सिंग शुरू किया था पूना में जाके, और 2 जून 2006 को मैं उज्बेकिस्तान इंडिया टीम में खेलने चला गया था। अरे वाह, मतलब 4 महीने के सफर में, 4.5 महीने में मैं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर बन चुका था, इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल बन चुका था। मतलब आप में इतना जुनून आया कैसे, मतलब अपने आप को ऐसे कैसे मोटिवेट रखा आपने, कि या आपके कोच आपकी हेल्प करते थे कैसे, मतलब कभी ट्रेनिंग नहीं लिया, जी कभी बॉक्सिंग का सपना भी नहीं था, वैसे बस अच्छा लगता था, जी, तो फिर भी 4 महीने के अंदर इतना बड़ा जादू कैसे हुआ? ये सिखलाई मैं मान देता हूँ, मेरे को किसी सिखलाई में सिखलाई परिवार की है, मेरे पापा की। बहुत मेहनती है वो, बहुत मेहनत वर्क किया है अभी, अभी दुनिया में नहीं है, कुछ समय पहले उनकी डेथ होगी। और माता जी की है, उन्होंने मेरे को बांध के रखा कि हमने ये करना है तो वही करना है, मैंने वही फॉलो किया है। क्रिकेट खेलना है मम, कभी रोका नहीं मेरे को, पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं भी पीछे रहा नहीं कभी। और पूरे गांव में एक हमारा स्कूल है, संगर गांव में 10th स्कूल में एक ही प्रथम डिवीजन आई थी, मेरी आई थी वो, गवर्नमेंट स्कूल में 2000 सन 2000 में। ये पूरे स्कूल में एक ही प्रथम डिवीजन मेरी आई थी, और सबसे ज्यादा खेलता मैं ही था। गाँव वाले बोलते खेलता कब है, पढ़ता पता नहीं कब है, पढ़ता रात को था, खेलता दिन में था मैं। तो शुरू से मेरे वो सवार रहा है, तो वही कदम वहाँ पे चलते रहे और सिखलाई चलता रहा। और रूस खेल के, उज्बेकिस्तान खेल के आया था, उसको एशिया में सिलेक्शन हुआ मेरा, यूथ एज में, गोवा में टीम में। लेकिन 20 दिन पहले मेरा हाथ टूट गया ये वाला, तो इंडिया टीम से बाहर, कैंप से बाहर हो गया मैं, फिर पुणे चला गया, फिर 6 महीने रिकवरी किया मैंने, और फिर दोबारा बैकअप किया बॉक्सिंग में। नहीं, तो जैसे कि सर आपने बताया कि मतलब कोच कोच भी तो आप लोगों को ऐसे मोटिवेट करते होंगे ना जी चीजों को करने के लिए, है ना? जी तो आपने इंटरनेशनल लेवल, जैसे क्यूबा से आए हुए जो कोच थे वो, और एक इंडियन कोच के साथ भी ट्रेनिंग किया है जी। उनके साथ, तो क्या डिफरेंस लगा उनके बीच में? डिफरेंट देखो, साइको डिफरेंट होता है हमारा, बोलने की कलाकृति, समझाने की कलाकृति। जैसे कि देखो कोच हमेशा बड़ा खिलाड़ी कभी नहीं था। मैं अगर बड़ा खिलाड़ी हूँ और मैं अच्छा कोच हूँ, ये जरूरी नहीं है, ये सच्चाई है दुनिया की। अगर बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ तो मैं अच्छा कोच नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है कि मैं बड़ा खिलाड़ी अच्छा कोच होऊंगा। कोच के अंदर डिलीवर जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए, कि मेरे को सिखाना है, मैं सीख चुका हूँ अलग बात है, पर मेरे को, मैं कोचिंग में कोर्स किया हुआ है, वो सिखाना है। तो हमारे कोच थे नरेंद्र राणा साहब, बहुत क्वालिफाइड कोच है, और एशिया मेडलिस्ट भी है, और वो भी आर्मी से भी रिटायरमेंट हो चुके हैं, इंडिया टीम के चीफ कोच रहे हैं अभी वो, इंडिया टीम के चीफ कोच है। तो हमें वो सिखाते थे बॉक्सिंग। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बोले भाई कुछ देर और है, हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय कोच भी आ रहे हैं। तो हमें बड़ा मोटिव मिला, वाह हमारे लिए कितनी तरक्की की बात है, इंडिया टीम वाले हमारे को अंतर्राष्ट्रीय कोच देने जा रहे हैं, हम और अच्छा बन जाएंगे। तो हमारे कोच ने हमारी बहुत मेहनत की, तो फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय कोच आ गया। तो कोच आया, मुझे बॉक्सिंग में स्किल होती है, कोच बताता है, क्योंकि कोच अपनी भाषा में बताता है, हम हिंदी है, बागड़ी है, हमारी भाषा में बताता है, इन्हें यहाँ मार रहे, सीधो मार, राइट मार, स्किल होती है पंच का, पंच को डिलीवर कैसे करना है, शोल्डर अप कैसे करना है, राइट कैसे करना है। तो कोच बहुत गया हमने, बड़ा अच्छा लगा ना। फिर अंतर्राष्ट्रीय कोच आया हमारा, वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो प्लेयर ग्रुप में मन हेयर कम हेयर स्टे राइट ऑन राइट हैंड राइट हैंड क्लिक राइट। वाह क्या बताया वो जी। तो लास्ट में फीडबैक लिया गया, अभी हमारे पास कोच आया था, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा हमें, सारे खुश हम, सर क्या स्किल बताइए, ऐसे मूवमेंट करो, वैसे मूवमेंट करो, और दैट राइट मूव राइट क्लिक करो। तो हम बड़े खुश हो रहे हैं। कोच देखता रहा, चलो बहुत बढ़िया और सीखो। तो दोबारा दिन स्किल हुआ, हम भी बड़े चाव में सीख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोच हमें सिखा रहा है। डिफरेंट कुछ भी नहीं था, बस फर्क था लैंग्वेज का। अगर मैं कह दूं गुरप्रेम इधर आ, गुरप्रेम कम हियर, अरे वाह क्या पर्सनैलिटी है बंदे की। तो फर्क वही था। तो इसलिए कोई इंग्लिश हम हुआ मानते हैं, कोई इंग्लिश बोल देगा हम बोलते हैं वाह यार क्या एजुकेटेड बंदा है तो लैंग्वेज ही है। वो हमें आज पता लग रहा है, हम उसमें बोलते हैं वाह यार इंग्लिश में बात किया, बहुत क्वालिफाइड बंदा है, वो चाहे बेकार ही आदमी हो, बस 2 ब्रश इंग्लिश में बोल दिए तो हमें लगता है कि वाह क्या क्वालिफाइड है। तो 3 दिन वो सीखते रहे, बॉक्सिंग सीखते रहे। गुरप्रेम राइट मूवमेंट, कोच मूवमेंट, राइट क्लिक राइट स्पीड क्लिक क्लिक, ओ लेट गो मूवमेंट दैट डक सिस्टम। तो वाह क्या चल रहा है, इसके चल रहा है। तो कोच गुरप्रेम सीखे सारे, हम सब सीखे, सारे बच्चे खड़े थे। बोला क्या बताया कोच ने? सर कोच क्या है, द राइट मूवमेंट करो, राइट मिस मारना है, लेफ्ट मिस राइट से करना है और राइट क्लिक करना है। तो मैंने क्या कहा था? सर आपने कहा था कि राइट को मिस करके राइट हैंड को राइट से मारना है। तो बोला डिफरेंट क्या है? तो हमें डिफरेंट तो कुछ भी नहीं है।
बोला डिफरेंट है भाषा का, बस हाँ, बस फर्क हमारा डिफरेंट है सोच का, कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोच है सही और बात। हम इंडिया कोच है। हाँ। फर्क साइको का है। तो सबसे बड़ा खेल साइको है। हम्म। जो खिलाड़ी मिट्टी प्रेस करता है ना, हम्म, जो रनिंग करते हैं मिट्टी ट्रैक पे भागता है, एक सिंथेटिक भागता है, तो खेल साइको का होता है। सही बात। ओलंपियन मिट्टी से भी तैयार हुए हैं हाँ, और सिंथेटिक से भी तैयार हुए हैं। फर्क साइको का है, क्योंकि आज के खिलाड़ी है ना, वो सुविधाओं पर निर्भर करते हैं कि हमें ये सुविधाएं मिले, वो सुविधाएं मिले। मैं बोलता हूँ खिलाड़ी को सुविधाएं मिले, कम मिले, लेकिन खिलाड़ी उसको खींचे सुविधाओं को, कि मेरे को चाहिए, मैं ये हासिल करूंगा, मेरे को ये मिलेगा, तो जरूरी है। सही। और खिलाड़ी को सुविधाएं सारी पहले दे देना, तो खिलाड़ी में वो रहेगा नहीं कि मेरे को सब तो मिल रहा है, मैं क्या लूंगा। खिलाड़ी के पास भूख होनी बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। सही बात। मेरे को ये पाना है, मैं जीतूंगा तो मेरे को वो मिलेगा, चाहे बच्चा भी क्यों नहीं है ना। बच्चा पढ़ता है स्कूल में, बच्चे को भूख हो कि मैं फर्स्ट आऊंगा तो मेरे पापा मेरे को साइकिल लेके देंगे, तो बच्चे को भूख है उसकी। हाँ, करेक्ट। ये कोच का वर्ड था, बच्चे की सारी इच्छाएं कभी पूरी मत करो। मैं नहीं बोल रहा, मैं आने वाले प्रिजनर के लिए बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे भी है, मैं उनको सब कुछ दे सकता हूँ, पर नहीं देता। मैं बोलता ग्राउंड जा, जीत गया तो मेडल मिलेगा। अरे वाह। उनको पता है मेरा मेरा बेटा 10 साल का है, तैयारी करता है, उसको पता है पापा ग्राउंड में कोच है, कुछ भी दिला देंगे मेरे को, फर्स्ट टीम में आ जाऊंगा मैं। नहीं, जीतेगा तो आएगा, ग्राउंड जाएगा, जीतेगा, तालियां बजेंगी तेरे लिए, बजेंगी तो होगा। ये वो सोचना कोच का बेटा हूँ वहाँ पे, मैं तो स्टूडेंट है, वो सेम रूल्स मेरे वहाँ पे है, वो तेरे लिए भी है। तो बच्चा वैसे ही फॉलो करता है। मेरे बच्चे इसमें बहुत सिंसियर है, ग्राउंड जाते हैं, 10-11 साल के हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, होने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। होंगे वो भी, चीज़ है। एक्सपेक्टेड है आपके तो बच्चे। वो चीज है, तो बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी कभी मत करो, मैं ये बिल्कुल, मानता हूँ। बहुत उसके अंदर बहुत भूख होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली हाँ, आपने। आजकल के माँ क्या बोलते हैं, बच्चे ने टॉफी मांगी, ले बेटा टॉफी ले, चॉकलेट, ये चॉकलेट ले। मैं ना, चॉकलेट तब दूंगा, ये पहले हासिल करके दिखा मेरे को। भूख, उसको लालच होना चाहिए, मैं पढ़ाई में टॉप करूंगा, मेरे को भूख मिलेगी। एक वर्ड है, आज बेशक आप बच्चे के लिए बुरे बन जाओ, बच्चे को रोकोगे, बच्चा आपको बुरा मानेगा। गुरु को स्टूडेंट कभी भी अच्छा नहीं मानता, वो उसको रोएगा, कैसा गुरु है, रेस्ट भी नहीं देता, बाहर जाने देता नहीं है, सारा दिन तोड़ता है, गाली देगा आपको। सही बात। और बोलते हैं कोच को गाली ना पड़े वो कोच सही नहीं है, ये सच्चाई है। अगर कोच को स्टूडेंट से गाली ना पड़े वो कोच सही नहीं है, वो उसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन भविष्य में बच्चा आपको गुण गाएगा, यार मेरे कोच ने, मैं भी बोलता हूँ बच्चे, हमारे गुरु जी थे 8वीं क्लास, संतराम जी से दिया, बहुत पीटते थे हमें, मैं क्लास में स्टूडेंट टॉपर हुआ, आज हमें लगता है गुरु जी सही बोलते थे हमें। तो भविष्य में बना रहे हो। और आपको आज दोस्त बोल रहे हैं ना, आज बाहर पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं, क्या है, कोच बोलता रहता है, तो आपको लगेगा मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, बेस्ट मेरा दोस्त है, यही है, वो आपको आज लग रहा है, पर भविष्य आपका खराब कर रहा है। तो इसलिए माओ के मतलब बच्चों के लिए आप आज बुरे बन जाओ, रोको टोको, मोबाइल मत दो। मेरे बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, 12 साल के हैं, मोबाइल टच नहीं करते वो। मैं बोलता हूँ ग्राउंड में जाओ, खेलना है ग्राउंड में खेलो, मोबाइल में गेम नहीं खेलना, और नहीं खेलते वो। सही है सर। आपकी जो लाइफ रही है एज ए बॉक्सर, तो उसके अंदर मतलब ठीक है, आपने अचीवमेंट लिया, सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज, सारे मेडल का स्वाद आपने ले रखा है जी। लेकिन इसके साथ साथ इंजरी का भी स्वाद लिया है क्या? बहुत ज्यादा लिया है। पहली इंजरी तो मेरी 2006 में आ गई थी, जब मैं उज्बेकिस्तान खेल के वापस आया था, अंतर्राष्ट्रीय खेल गया था अक्टूबर में, ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था, एक बाद में इसका ऑपरेट हुआ, तो 6 महीने रिकवरी रही। क्योंकि बॉक्सिंग गेम ऐसी है, इसमें इंजरीज आनी बहुत आएगी। तो सारा दिन फाइट करनी है, कूनी लगती है, पंच लगता है, आंख में अंगूठा लगता है, कट ले, आंखों के निशान है, ये कट स्टिचिंग है। मतलब आपकी आंखों पे, हाथों पे, घुटनों पे, सब जगह इंजरी हुई है। टोटल कितनी इंजरी हुई है आपकी बॉडी में? इंजरी तो बहुत सारी है, लेकिन ऑपरेशन 5 हो चुके हैं मेरे, 5 पे ऑपरेट हो चुके हैं, हड्डियों के टूट जाती है, जोड़नी पड़ती है, पर कभी भी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने लड़ा हूँ मैं। ऑपरेट के बाद डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि रेस्ट कर ले, उसकी रेस्ट एक सिरे पे है, पर मेरे को पता है कि मेरी बॉडी क्या कहती है, तो मैं उतना ही चलता हूँ, क्योंकि हमें अपनी शरीर का हमें ज्यादा पता है। सबसे खराब इंजरी जो सबसे आपको मतलब वैसे लगी हो, वो कौन सी थी? वो घुटने की है मेरी। जैसे कि बताइए। 2014 28 दिसंबर में जब मेरे हाथ में इंजरी हो गई थी, तो वुशु गेम खेलना शुरू किया था मैंने, और वुशु गेम शुरू किया। वुशु में क्या होता है, पंच मारो, किक मारो, आप उसको टेक डाउन कर सकते हो, गिरा सकते हो। तो मैंने शुरू किया था, ज़्यादा सिलाई नहीं ली थी मैंने, पर मैं खेलता हूँ मैं। तो नेशनल खेलने पटना में गया था 28 दिसंबर 2014 को, तो फाइट हो रही थी, उसमें गिराना था, तो किक मारते गिराते हैं, तो मैंने लेग लंबी थी, मैंने सामने किक कढ़ाई, तो किक मेरी कैंची बन गई, और वो भी 108 किलो का बंदा था, मेरा वेट तो 91 2000 में, तो मैं घुटने ऊपर गया, मैं लिगामेंट्स ठीक हो गया। तो लेकिन वो जुनून बोलता हूँ मैं, हमेशा सवार रहा है। मैं 3 बार खड़ा हुआ था लड़ने के लिए। मतलब आपका घुटना पूरा तरह ट्विस्ट हो गया, मतलब पूरा मुड़ गया? ट्विस्ट हो गया था, लिगामेंट एकदम पूरा ऐसे अखबार फटता है ना, खुद को लगा कि जब वो ऊपर बैठा था, हालांकि जो गिरा तब टूटा नहीं था, जब उसने उठा ना, उसने घुटने और दबाया उसने मेरे लात को निकालने के लिए, तब मेरा कैंची बना होता था, वो ट्विस्ट हुआ ऐसे, पाटा पूरा अंदर से, लिगामेंट ट्विस्ट टूट जाता है, एसीएल टीयर हो गया था मेरा। तो उसके बाद आपको पेन में, और आप वापस खड़े होकर फाइट करने जी, उस टाइम में बस वो खून में इतना उबाल आ रखा होता है, गर्मी आ रखी होती है, बॉडी हीट होती है, तो दर्द का एहसास तो होता है, पर वो जुनून में वही होता है कि जीतना है मेरे को।
तो खड़ा लड़ना पड़ता है। तो दोबारा खड़ा हुआ, फिर लड़ाई शुरू कर दिया मैंने, फाइट शुरू कर दिया। तो तब मैं रिंग में चला तो जब गया। आप वापस खड़े हो गए लड़ाई के तो आपको पता नहीं चला आपके पैर? नहीं, दर्द था, मेरे को लगा घुटने में कुछ तो बहुत बड़ा फॉल्ट हो चुका है, पर मैं 2 मिनट और निकालने हैं तो मैं जीत जाऊंगा, बाद में ट्रीट कर लेंगे, पर 2 मिनट तो रिंग में लड़ना पड़ेगा, मेटल इंजरी तो बाहर आ नहीं सकते। तो दोबारा गया, रिंग में गया, फाइट शुरू किया। तो इस लेग पे वेट ही नहीं आ पा रहा था। वेट डालता तो लगता कि घुटना जैसे निकलेगा, क्योंकि घुटने में बैलेंस लिगामेंट टूट चुके थे। तो कुछ देर लड़ता रहा, तो मैंने देखा कि घुटना काम ही नहीं कर रहा है। 25 सेकंड और फाइट किया मैंने। तो मैंने घुटने को देखना, मैं चेक किया मैं घुटना क्या फॉल्ट हो रहा है। तो रेफरी ने स्टॉप नहीं बोला था, तो बॉक्सर का एडवांटेज ले गया। उसने देखा घुटने में ध्यान हट चुका है, घुटने से ध्यान लग चुका है, तो उसने मेरे को उठाया और रिंग से फिर बाहर फेंक दिया। तो फिर दोबारा घुटना नीचे गिरा और ज़्यादा फाल्ट पड़ गया। तो दर्द और बढ़ता गया, पर फिर दोबारा फिर खड़ा होकर आ गया। तो डॉक्टर की नज़र में आ गया, डॉक्टर को लगा कि कुछ तो फॉल्ट हो चुका है। डॉक्टर आया, उसने स्प्रे किया, बोला कैसे लड़ेगा। डॉक्टर काउंटिंग करते हैं कि स्पोर्ट्समैन क्या बोलता है, मैं बोला खेलूंगा। खेलेगा, बोला खेलूंगा, बस चल खेल ले भी। दोबारा फाइट किया, लेकिन घुटना मेरा बिल्कुल साथ छोड़ चुका था। फिर मैं घुटना टेक डाउन ही हो गया, पूरा टूट चुका था, मतलब काम करना बंद कर दिया। तो मेरे को फिर वहाँ से मेजर इंजरी हुई और फाइट लॉस हो गया मैं। और उसके बाद ऑपरेट हुआ था मेरा, और स्पोर्ट्स तब भी नहीं छोड़ा मैंने। नहीं तो फिर ऑपरेट हुआ तो कैसे, मतलब आर्मी हॉस्पिटल में ही आपको ले जाया हाँ, गया? देखो मैं सेना में था, मैंने पहले ऑपरेट भी किए थे, क्योंकि पहले इंडिया कैंप में थे। तो स्पोर्ट्स की इंजरी होती है तो हमारे ऑपरेट सिविल में होते हैं, हम खर्च कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी रिकवर हो, जी। ताकि मैं स्पोर्ट्स ना छूटे हमारा। और सेना में ऐसे पॉलिसी होती है, मान लो कि मेडिकली इंजरी हो गई है मेरी, या फिजिकली इंजरी हो गई है, तो सेना में डॉक्यूमेंट्स कार भी होती है। फौजी हूँ तो पहले सेना चेक करती है, तो आपको स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ेगा, या इसमें डॉक्टर लिख देगा कि आपकी इतनी बड़ी इंजरी हो गई है तो आपको रनिंग ऑथराइज नहीं है, भागोगे नहीं, तो जो आपने एंट्री होगी उसके बाद आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं चाहता था मैं और खेलूँ, तो मैं सीओ से बात किया, साहब कैसे भी करो मैं तो और खेलना चाहता हूँ। तो बेशक मैं साहब इंजरी ठीक हो जाएगी, पर मैं और खेलना है मेरे को भी। तो सीओ बोला कि क्या किया जाए। मैं साहब, मैं दिल्ली से डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर है, हॉस्पिटल है सफदरजंग हॉस्पिटल है, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है, तो स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी वहाँ से ऑपरेट करना चाहता हूँ। तो देखो, मेहनत के कारनामे हर जगह नोट होते हैं। जी। मैंने बहुत सारे मेडल दिए, सीओ बोला ग्रुप में तूने इतना नाम रोशन किया यूनिट का, तो बता तेरे लिए क्या कर सकते हैं। मैं सब खर्चा 1.5 लाख रुपये आएगा, सिविल ऑपरेट है, तो इतना मैं तो कर नहीं पाऊंगा। 2015 की बात है। जी। तो साहब कुछ तो कहिए, मेरी पेमेंट इतनी नहीं है, बचता ना, स्पोर्ट्स में खर्चा बहुत होता है। सीओ बोला ग्रुप में तेरे को यूनिट पर मेरी 10 सिक रेजिमेंट है। मिश्रा साहब सीईओ साहब, मिश्रा साहब, तो कर्नल मिश्रा साहब थे, उन्होंने इतना सपोर्ट किया। यूनिट से प्लेस सेलेक्ट की गई 200, 400, 500 और 1.5 लाख रुपये इकट्ठा किया गया मेरे लिए। और मेरा वहाँ पे फरवरी 2015 में ऑपरेट हुआ, ट्रीटमेंट हुआ और ऑपरेट हो गया। और 6 महीने का रेस्ट दिया गया मेरे को, लिगामेंट इंजरीज है, रिकवरी करो, एक्सरसाइज करो और दोबारा खेल मैदान में उतर जाओगे आप। तो मैंने रिकवरी की और उसके बाद फिर मैंने खेलना शुरू किया। फिर दोबारा कब खेले? देखो, खेलने का समय तो था मेरे पास 1 साल बाद नहीं खेलोगे आप, ठीक है। उसके बाद खेल पाओगे। पर हमारा कंपटीशन आया था लालगढ़ जटान में, इंटर ड्यू कंपटीशन होता है। तो अब मेरे को भी ये लगता है कि यूनिट ने मेरे लिए इतना किया है, ये कंपनी यूनिट वाइज आर्मी का कंपटीशन होता है, इसमें यूनिटें लड़ती है, 16 यूनिटें भाग लेती है इसमें। इंटर ड्यू कंपटीशन था और ये 2016 में हुआ था, सॉरी 15 में। तो डॉक्टर की एडवाइस ही नहीं खेल पाओगे आप। पर मेरे को ये था, सीईओ ने भी इज्जत का दांव पे लगी है वहाँ पे, यूनिट हमारी हारेगी और मैं ना खेल पाया, मेरा वेट लॉस हो जाएगा। मैं 91 केजी में खेलता था। अच्छा। तो और मेरा वेट ऑपरेट के बाद बढ़ना शुरू हो गया था, वेट भी 110 किलो चला गया था, खेल 91 केजी में था। और डॉक्टर एडवाइस थी भागना नहीं है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, नीचे बैठना नहीं है। और सीओ ग्रुप में क्या किया, ग्रुप में कंपटीशन आ गया, तेरा तो ऑपरेट हो रखा है, हम तो हार जाएंगे। मैं साहब हम हारेंगे नहीं, मैं खेलूंगा। मतलब कैसे खेलेगा, तेरा वेट भी नहीं है, भाग तू पाएगा नहीं। मैं सब मैं खेलूंगा, आप प्रैक्टिस शुरू करो, कंपटीशन दाव लगाओ, 91 केजी मैं ही खेलूंगा। तो बोला वेट, मैं वेट ले आऊंगा, 91 केजी मैं ही खेलूंगा। और उस टाइम मैं फैमिली क्वार्टर में था, मैडम मेरा, और मैं बोलता हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिव मेरी वाइफ ही है, और जो मेरा हर टाइम साथ देती है। तो उन्होंने मेरे को दलिया बना के देना, हल्दी में देना, खाना बंद कर दिया मैंने, खाना छोड़ना पड़ा, सिर्फ मल्टीविटामिन लेने, दलिया खाना, वेट लॉस करना था। और प्रैक्टिस से भागना है नहीं है, तो खड़े खड़े पंचिंग बैग बांधा, उस पर प्रैक्टिस करनी लगातार दिन में, बैठे बैठे आप प्रैक्टिस करते थे? खड़े खड़े मतलब खड़ा हुआ था, भागना नहीं है। अच्छा, ठीक है। पंचिंग बैग मारना, अडमिनिस्ट्रेटर पहन लेना, वेट लॉस करना है, तो उसमें चलता रहा। और मैंने मतलब 1.5 महीने में अपना 12 से 15 केजी वेट लॉस कर दिया था, और वेट फिट हो गया। और उसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है, चाहो तो वीडियो है, मैं वो दिखा भी दूंगा, स्टोरी में थोड़ी सी ऐड कर देना आप। बताइए। तो कंपटीशन आया तो मैं जब भी प्रैक्टिस करता नी कैप पहनता था। ओके। डॉक्टर एडवाइस थी, मैं बाई द वे लिगामेंट्स है कि दोबारा ट्विस्ट हो गया, तो बॉक्सिंग है तो फाइट करते हैं तो कुइयाँ लगती है, धक्के भी लगते हैं तो घुटने में जोर भी आता है, तो इसलिए सेफ्टी में नी कैप पहनता था। तो रिंग में फाइट हुआ, जैसे पहला फर्स्ट गया रिंग में चले हम, रेड कॉर्नर गुरप्रेम सिंह, और ये वीडियो में देख लेना आप।
तो रिंग में मैं नी कैप पहन रखा था। डॉक्टर जो रेफरी था बोला ऑफिशियल रूल्स है बॉक्सिंग के कि आप कोई भी आप बॉडी के ऊपर ना चैन ना मुंदरी अदर कोई भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ ग्लव्स होंगे आपके पास में ठीक है। और कोई कड़ा नहीं होगा। तो रूल्स के हिसाब से रेफरी बोला गुरप्रेम ये अलाउड नहीं है, आप नहीं खेल सकते। मैं सर मैं नी इंजरी हुई है, मेरे तो कोचेस ने बात किया अभी इसको इंजरी है तो इसको पहनने बोला ना, रूल्स इज रूल्स। तो सीईओ बोला गुरप्रेम क्या किया थे, मैं साहब बेफिक्र हो आप, नी क्या बता दो मेरा खेल तो मैं लूंगा। बोला घुटना निकलना दे जरा देख ले। मैं साहब बेफिक्र हो आप, अब तमाशा देखो बस, खेल शुरू करो अभी जल्दी। चलो और आग लग गई। हाँ उसकी वीडियो आप चाहो तो इसमें शेयर करना, वीडियो ये मेरे पास है। बिल्कुल नी कैप दिखाएंगे की, अपने ठीक है। दर्शकों। तो नी कैप उतार दिया मेरा उन्होंने। और जो बॉक्सर था उसकी हाइट मेरे से 2-3 इंच लंबी थी। अब मेरी हाइट 6 फुट 4 इंच है तो वो 6 फुट 7 इंच का होगा। तो शुरुआत हुआ, मुकाबला हुआ। तो देखो वर्क किया वो शायद नया होगा, इतना प्रैक्टिस नहीं किया होगा, पर मेरे कहीं ना कहीं परिश्रम पे 10 साल से करता आ रहा हूँ। तो अपने आप पे विश्वास होता है कि मैं इसको आराम से गिरा सकता हूँ, कि मेरे हाथ से ही है, पाँव तो क्या करना ही नहीं है मेरा, हम तो बॉक्सिंग का। तो मैंने उस साड़े से लिया। बाकी जब नी कैप उतराया गया तो मेरा बॉडी में हीट पकड़ गया, ये रिंग में दिखेगा आपको अभी। तो गुस्सा आया, मैं उसको मारना शुरू कर दिया और मात्र 1 मिनट 30 सेकंड में उस बॉक्सर को मैंने 3 बार नीचे गिराया और उसको उठा के बाहर ले गए वो जीत गया मैं। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, लिगा मेरा दर्द तो हुआ, मैं चलने दो। 3 फाइटें और लड़ा मैं उसके बाद में उसी घुटने के साथ में, और चारों फाइट जी गोल्ड हुआ मैं, और हमारी यूनिट वहाँ पे चैंपियन बनी। अरे वाह। तो जब तो यूनिट के लिए जज्बा था ये। जज्बा था। हाँ। तो ये गाइडलाइन दी गई, तब सबसे बड़ा सेना में होता है प्राइज मिलता है, वो मिल्खा वाली बात है, जीतोगे दूध मिलेगा और हमें मिलती है छुट्टी, ठीक है। तो हमें सीईओ बोला खुश हो गया मैं आज आपके लिए, तो 2-2 महीने घर पे जाओ, छुट्टी काटो, आप एंजॉय करो। तो इससे बड़ा पल और क्या होता है फौजी के लिए, 2 महीने बंदा घर चला जाए, सालों से घर नहीं गए होते हैं, तो वो चीज़ है। और ये प्राइज पहला था मेरा। और बॉक्सिंग लाइन में तो बहुत सारी फाइटें आई है, और उसके बाद मैंने जो सफर तय किया था तो ये आगे चलता रहा। तो और कोई इंजरी की सर स्टोरी? इंजरी की स्टोरियाँ और बहुत सारी इंजरी तो स्पोर्ट्स में आती है। एक इंजरी मेरे को हाथ की हुई थी जब मैं 2010 में जबलपुर खेलने गया था, 11 में जबलपुर में खेलने गया। तो मैंने फाइट चल रहा था और उसमें भी यही था कि मैं छुट्टी आ रखा था। तो सीईओ से पुणे से फोन आया कि गुरप्रेम कंपटीशन आ गया, तेरे को आना पड़ेगा। तो मैं छुट्टी से ही जबलपुर खेलने गया था जब। तो वहाँ पे फाइट हुई, तो बॉक्सर से फाइट हो रही थी, मतलब जो पंच होता है हमारे फेस पे क्लिक करना होता है, तो बॉक्सर ने क्या किया, सिर झुका दिया, तो मेरा पंच उसके सिर में क्लिक हुआ, तो उसका सिर खुल गया, मेरा हाथ खुल गया, तो मेरा हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, तो हड्डी क्रैक हुई, स्वेलिंग आ गई। फाइट तो मैं जीत गया वो, लेकिन धीरे धीरे हड्डी में स्वेलिंग बढ़नी शुरू हो गई। मैंने 5 महीने 6 महीने वेट किया कि ऐसे सेट हो जाएगी, करता रहा, सेट नहीं होती, दोबारा खेलता, फिर दर्द होता। तो मैंने सीईओ से बात किया, मैं साहब दर्द बढ़ता जा रहा है, ऑपरेट तो करना पड़ेगा, डॉक्टर ने एडवाइस दिया है। तो बोला कहाँ से करवाएं? मैं साहब एक हॉस्पिटल है पंजाब में, अमृतसर में, अमनदीप हॉस्पिटल है। बोलता वो कटे हड्डी भी जोड़ देते हैं। तो बोला मैं वहाँ से करवा लूंगा, पर ठीक है मैं वहाँ से करवा ले दो। तो मैं वहाँ पे चला गया। तो उस टाइम मेरी 2011 में शादी हुई थी नवंबर में, तो मैं साथ में मैडम को ले गया। और जब हॉस्पिटल में गया ना, तो वहाँ पे अमनदीप हॉस्पिटल ऐसा है कि वहाँ पे बिल्कुल कटे कटे लोग आते हैं, मतलब किसी हाथ एक्सीडेंट केस और का आता है। तो वहाँ पे सरदार जी थे, उनका नाम नहीं याद है मेरे को, जयदीप कुछ नाम था उनका, डॉक्टर साहब थे। मैं उनसे पहले मिला, जाओ मैं आर्मी का बंदा हूँ और मेरी इंजरी हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं और खेलूँ, पर मैं इसलिए आपसे ऑपरेट करने आया हूँ कि आपका नाम बहुत सुना है मैंने, पर मैं इतना खर्च नहीं कर पाऊंगा कुछ। मतलब गुरप्रेम यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं, कोई एक्सीडेंट दारू भी आता है, तू तो खिलाड़ी आदमी है, तेरी फीस माफ, तो कल दवाई खर्चा वो दे देना। मैं ठीक है, मैडम मेरे साथ में गए थे, नई नई शादी थी हमारी, 11 में शादी हुई थी नवंबर में, शायद 6 महीने भी नहीं हुए थे शादी को। तो मैडम को साथ लेके गया था। मैं जब हॉस्पिटल में गया तो सारे वहाँ पे, कोई टांगें टूटी पड़ी है, तो मैं जाकर बैठ गया, मैं फ्रेश था क्योंकि मेरा हाथ का थोड़ा स्वेलिंग था। बोले क्या करने हैं? मैं ऑपरेशन करने हैं। बोला क्यों ही मजाक कर रहा है यार, तो पेशेंट पूछ रहे हैं आप इसलिए आए हो? बोला पेशेंट मैं हूँ पेशेंट यार। बोला क्या करना है? मैं हाथ से ही करवाना है। बोला हाथ में क्या दे यार? तो मैं करवाते हैं। तो डॉक्टर ने मेरा एक्सरे किया, तो बोला ठीक है ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर मेरे को अंदर ले गए, मैडम बाहर बैठे थी, बोला ऑपरेट कर देंगे। तो डॉक्टर ने जब दोबारा MRI किया ना, तो उसको ये लगा कि इंजरी को हुए 1 साल हो चुका है, 1 साल हो चुका था, तो इंजरी बढ़ती बढ़ती हड्डी में काफ़ी ज़्यादा वो आ चुकी है। मैडम उस टाइम बाहर बैठे थे, ग्रुप में एक काम करना होगा तेरे को, अगर बाई द वे हड्डी ये ना जुड़ पाई ना, तो ये हड्डी को गले, मतलब 1 साल हो चुका है जुड़ी नहीं है, तो हम यहाँ पे हड्डी यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा हड होता है, वो हड्डी को यहाँ पे ट्रांसफर करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो जुड़ जाएगा हड्डी। मैं साहब कैसे भी करो, तो ये दिक्कत नहीं है। बोला यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स्ट्रा हड होता है हमारे यहाँ पे, आप कर लेना। हालांकि ये बात मैडम को बाहर पता नहीं थी। तो अंदर ले गए, मेरे को सुन किया, दवाई दी, पूरा बॉडी सुन था उस टाइम। तो ऑपरेट हुआ, ऑपरेट के बाहर आया मैं, तो मतलब जैसे सुन धीरे उतरती रही, तो मैडम आई, ग्रुप में ठीक है वही, मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। तो मैं जो धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ, मेरे को पूरा होश भी नहीं आया था। तो मैं तो पास उल्टा, हाँ दर्द हो रहा है मेरे यहाँ पे। बोले यहाँ पे दर्द हो रहा है तेरे? बोले यहाँ पे क्या हो गया तेरे?
मैं पता नहीं, मैं बताता, मतलब उस टाइम मेरे को पूरा बोल नहीं पा रहा था क्योंकि सुन पूरी उतरी होश नहीं थी। नहीं था। तो मैं बताता हूँ, मैडम को बोला, तो मैं बोली यहाँ पे क्या हो गया तेरे, जस्ट मैं यहाँ से अपना टी शर्ट उठा दी मैडम ने मेरी, हाँ। तो यहाँ पे टेप लगी हुई थी बड़ी सारी, बोली वो किडनी निकाल ली। तो तो अब मेरी तो सुन नहीं है और किसी हमारे परिवार के साथ था नहीं, तो मैं उसको पकड़ रहा हूँ, रुक रुक, बोली ये क्या किया, हमारे किडनी निकाली, फौजी की किडनी निकाल ली, डॉक्टर ने किडनी निकाल ली। तो मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, सुन में था, मैं रुक, मैं बताता हूँ क्या कहानी है, रुक। तो बोली नहीं ये कैसे कर दिया, हाथ तो अभी कोई भी बोल दिया ऑपरेशन हाथ का है, यहाँ पे टाँकी कैसे लग गए। तो बड़ा चर्चा में, यहाँ बड़ा टेप लगा हुआ था। तो धीरे हो सकता ना, मैं रोक रहा हूँ, डॉक्टर इकट्ठे होकर बोले क्या हुआ सर, देखो ऑपरेशन हाथ का किया है, तो टांकी यहाँ पे लगा रखी है, यहाँ से क्या निकाला है इसके, चेक कराओ मेरे को। तो काफी देर चलता रहा, 15 मिनट में धीरे होश आना शुरू हुआ। तो मैंने धीरे धीरे उसको बताया कि शांत हो जाओ, भी ये बात है। बोली ऐसे कैसे हो गया, फिर यहाँ पे टांके हड्डी हाथ निकाल दी, अब यहाँ पे क्या हो गया तेरे। तो, तो वो लाइन थी। तो हॉस्पिटल में पूरा हंगामा हो गया कि किडनी निकाल ली, किडनी निकाल ली अरे पेशेंट भाई की। साहब। तो फिर धीरे धीरे रहा। और डॉक्टर का देखो, मैं मानता हूँ हॉस्पिटल को, उस जरिए को, आज उसको 15 साल हो गई और हाथ मेरी हड्डी ये पूरा यहाँ से निकाल डाला हुआ है हड्डी, और आज भी फाइट करता हूँ उससे, कोई फर्क नहीं पड़ा कोई इतनी मेरे फर्क को। नहीं, तो गजब। बेस्ट हॉस्पिटल है, मैं मानता हूँ, हाँ। जो ट्रीट किया डॉक्टर ने, और कोई फीस भी नहीं लिया। हाँ, किडनी भी निकाल ली। ये चीज सही था। जी तो सर आप फिर बॉक्सिंग वाली लाइफ आपने हमें बताई, जी लेकिन उसके बाद आप जब वहां थे, सेना के अंदर थे, जी तो वहां पे भी तो आप एज ए सोल्जर की जो ड्यूटी होती है वो देते थे वहां जी। पे भी? देखो सेना में अगर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर आप स्पोर्ट्स छोड़ रहे हो तो आपको सेना की ड्यूटी निभानी पड़ेगी, तो ड्यूटीज है वो सारी निभानी पड़ती है। तो 18 में लगभग मेरा गेम, मतलब घुटना इंजरी हो गया, हाथ इंजरी हो गई थी, तो गेम मैंने कम करना शुरू कर दिया। तो मेरी ड्यूटी आई थी जम्मू में, JNK में। तो वहाँ पोस्टिंग थी, उसमें बहुत ठंड थी, नवंबर की बात, 2018 की बात है। तो JNK में गए तो बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, मतलब मैं ये कहूँगा कि जो जितने कपड़े हम पहनते हैं ना, उतारने के लिए भी 15 मिनट लग जाएंगे हमें, इतने कपड़े पहन रखे थे हमने। ओ, क्योंकि 2 इंदर नीचे पहने होंगे, ऊपर जैकेट होगी, फिर ऊपर कोट होगा, 2 शर्टें होंगी, ऊपर ब्लैक जर्सी होगी, और ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट भी होगी जो फायरिंग होगी गोली से बचने के लिए। ठीक है। तो इतने कपड़े हैं, और ठंड इतनी भयंकर होती है, बंदा सोचता है कि मैं नहाना भी है तो कहाँ नहाऊंगा, क्योंकि ठंडा पानी तो वहाँ ठंडा पानी मिलता है, गर्म के लिए वहाँ पे स्टोव जलते हैं, तो स्टोव एक इतना पानी गर्म करता है, उसमें सिर्फ अपनी आँख ही धो सकता है, इतने फिर ठंडा हो जाता है वो पानी, बिल्कुल ठंडा पानी एकदम। तो बताना चाहिए कि मैं वहाँ पे सिर्फ 1 महीने में 1 बार नहाया था। फिर नहाने का फुर्सत ही नहीं मिलती, ड्यूटी हो वो करो। सही बात। हमारी लाइफ तो फौज की बहुत हार्ड है, और रियलिटी है, जो फौजी हमारी वहाँ पे सेवाएं देते हैं बॉर्डर एरिया में, सही बात। जो लाइफ है उनकी रियलिटी आप पहचानो। इतनी रिस्पेक्ट है हाँ आर्मी के लिए, हाँ इतनी रिस्पेक्ट है कि हाँ एक छोटा सा बच्चा होगा ना तो भी उसको यूं पता है ऐसे करना है। हाँ, रिस्पेक्ट रियल वर्दी की है, वर्दी की क्योंकि वो वर्क बहुत ही ऐसा करते हैं, सेना की सर्विस ऐसी है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट है। जो सेना ड्यूटी करता है वो बहुत त्याग करता है, परिवार का त्याग करता है, समर्पण दूर रहता है, और अपने शरीर के साथ में ऐसी सी। और हम बोलते हैं कि फौजी तनख्वाह लेते हैं, जैसे ग्लेशियर एरिया है, और बंदा वहाँ पे 6 महीने रह गया था, उसकी 5 साल लाइफ कम हो जाती है, ये वैज्ञानिक तर्क है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, तो जी। बंदा ऑक्सीजन में, वहाँ पे इतनी बीमारियां लगती है बंदे को, श्वासन की, ये की, तो बंदे की 5 साल लाइफ कम हो जाती है, इतना वहाँ पे हार्ड वर्क है। तो इसलिए फौजी लाइफ है, समर्पण की टाइप की लाइफ है। सही बात। और इंस्टीट्यूट केस में जम्मू में है तो जाहिर सी बात है, वहाँ ऑपरेट होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, तो ऑपरेशन में बहुत सारी कैजुअलिटीज होती है हमारी, बहुत सारे जवान शहीद भी होते हैं। आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंस हाँ, इंसिडेंट हुआ था मेरे सामने, एक हुआ था 18 में ही हुआ था, उस दिसंबर में हुआ था, कि न्यूज़ मिली थी कि पुराने मिलिटेड बिल्डिंग में, वहाँ पे ना जैसे इंटो सेक्रेट है, सारा तो नहीं बता पाता, खबरें आती है कि वहाँ पे इंटर मिलिटेड है, उस गांव में है, तो सर्च ऑपरेट चलते हैं। और एक मेरा भी इंसिडेंट हुआ था, तो कैस्पर होता है जिसमें बुलेट प्रूफ होता है कैस्पर, ठीक है। तो कैस्पर पूरा बुलेट प्रूफ, उसमें 10 बंदे बैठते हैं, और सेंटर में उसके एक बंदा बाहर खड़ा रहता है राइफल लेके कैस्पर में। तो मेरी ड्यूटी वहाँ पे लगी है, फोटो दिखाऊंगा, फोटो भी मेरे पास है। तो मैं तो वहाँ पे स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो इतना नहीं ब्याज था, तो मेरे को जो गाइड करते हुए ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं वैसे करता था, उन्होंने ट्रेनिंग की, वैसे ना का, मैं तो जस्ट स्पोर्ट्स से उस लाइफ में गया हूँ। तो हम गांव में गए, JNK के गांव में एक में, तो वहाँ सर्च ऑपरेट करना बोला, तो बोला ग्रुप में, मैं सब पूछते हैं कि कहाँ पे सेफ है हमारा भी, हम अपने को सेफ्टी बढ़ते हैं, जिंदगी सबको प्यारी रहती है। तो गुरप्रेम तो जो वैसे बोलते वैसा करता, गुरप्रेम तू ऊपर खड़ा हो जा, वही तू लंबा आदमी है, हम नीचे, तेरे घुटने में दर्द है, घुटने में इंजरी थी, तो हम नीचे उतरेंगे, हम सर्च करेंगे, भाई जो कुछ हुआ हम भाग के चढ़ तो जाएंगे, तू भाग नहीं पाएगा, दिक्कत आएगी तेरे को, छलांग मारनी पड़ सकती है, तू ऊपर खड़ा रहे। तो वहां पे मैं सुनने में आया था, पहले बताते हैं कि वहां से लोग पत्थर मारते हैं। अच्छा। हाँ, सेना के ऊपर पत्थर मारते हैं, तो मेरे को ये भी था, मैं खड़ा हूँ ऊपर, ऊपर से पत्थर आ गया, वही बिल्डिंग है चारों साइड में, हम गाँव में जा रहे हैं, तो सब लोग बड़े गौर से देखते हैं आर्मी को,
पत्थर आए तो क्या करूंगा मैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए फायर का ऑर्डर तो होता है, पर हमें प्रूफ देना पड़ता है कि मैंने फायर किया है, तो मैंने वो पहले किसी को अटैक किया तब मैंने फायर किया है। ताकि पूरी लोडेड गन लोडेड AK-47 थी, लोडेड थी। तो मैं बाय द वे मैं प्रूफ क्या दूंगा कि मेरे को पत्थर मारा किसी ने, तब मैंने गोली मारी है। तो मैंने क्या किया, अपना दिमाग यूज किया, मेरा मोबाइल था, मैंने कैमरा ऑन कर लिया, कैमरा ऑन, सामने कैमरा रख लिया ऐसे। मैं चलो भी कोई पत्थर मारेगा, कैमरा रिकॉर्ड होगा, मैं फायर खोल दूंगा। जैसा कि आता है, मैं जितना नॉलेज था मेरे को भी, जब तक तो पहले अटैक ना करे, हमें अटैक नहीं करना है। तो मैं पत्थर मारेगा तो मैं अटैक कर दूंगा, भी मैं प्रूफ तो मेरे पास है कि पत्थर आया था, मैंने गोली मार दी या कुछ और आया था। तो कैमरा ऑन रखा, पर मैं ध्यान चाह रहा था पत्थर कहाँ से भी आ सकता है, कि लोग बिल्डिंग में सुना था ऐसे भी पत्थर मारते हैं, तो मारते भी है। हालांकि उस दिन ऐसा पत्थर ऐसा नहीं हुआ, पर मैंने वीडियो पूरी रिकॉर्डिंग रखी, वो मैंने कहा अभी पत्थर कहाँ से आएगा, लोग देख रहे हैं अभी आर्मी जा रही है, क्योंकि सूचना मिलती है कि गाँव में मिलिटेंट आ रखे हैं, तो इसलिए सर्च करना पड़ता है, वो ड्यूटी हमारी। और उस ऑपरेशन में मिला था बिल्डिंग का, तो उसमें हमारा मात्र एक जवान शहीद हुआ था, और हमने 4 मिलिटेंट सही मतलब मारे थे वहाँ पे, और बिल्डिंग पूरा ब्रस्ट कर दिया था। पहले ऐसी योजना नहीं थी, पहले बोलते बिल्डिंग में अगर मिलिटेंट घुसा है, बिल्डिंग खाली करवाओ, उन्हें वार नहीं दो, बाहर आएंगे। अब सेना ने रूल्स बदल दिए हैं, मतलब बाहर आते हैं ठीक है, नहीं तो RL रॉकेट लॉन्चर लो और बिल्डिंग को उड़ा दो। तो उस बिल्डिंग को उड़ा दिया था पूरा। तो 4 मिलिटेंट उसमें मारे गए थे पूरे, और एक जवान हमारा गोली लग गई, वो शहीद हो गया था। हवलदार थे हमारे घातक प्लाटून के, गोविंदर सिंह नाम था, तो वो शहीद हो गए थे। तो वो आशा कैसा लगता है जब आपका खुद का साथी इस तरीके से मतलब शहीद हो जाता है, तो उस टाइम पे एक सोल्जर की क्या फीलिंग होती है? देखो लाइफ सेना में ऐसी बना देती है कि आपको फीलिंगें कम हो जाती है, आपकी जो फीलिंग वाली तार काट दी जाती है फौजी की, रियलिटी है। मैं परिवार ही बोलता है ग्रुप में, तेरे को फीलिंग ही नहीं है, कोई रो रहा है तब भी तेरे को फर्क नहीं पड़ता, कोई बच्चा रो रहा है, चोट लग रही है तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो सेना में बंदा ऐसे ऐसे पल देख लेता है ना, तो उसको लगता ही नहीं है कि मैं कुछ खोया, थोड़ी देर के लिए लगता है कि हमारा साथी चला गया, हमारे साथ खाता था, डेली बैठते थे, एक थाली में खाते हैं सारे वहाँ पे, और वो आज शहीद हो गया। लेकिन वो फीलिंग वाली तार सेना में कम होती है, कि गम में बैठना नहीं है। मूवी देखते हैं, रियलिटी है कि चलना पड़ता है आपको, रो के काम नहीं चलेगा आपको। शहीद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दुख की बात है, पर उसका बदला लो, अपने अंदर भावना लेके आओ कि मैं एक शहीद हुआ 2 और मारूंगा, तो वो भावना मतलब जो मूवीज में जो चीज सीन दिखाया जाता है, वो रियलिस्टिक में वहां पे होता है। हाँ फॉलो होता है, रियल में होता है, वो स्टोरी मूवी उस पर बनती है, पर वो ऐसा ही होता है इस जमाने में। हाँ इतना फर्क है कि मूवी की स्टोरी देख के हमें अच्छा लगता है, रियलिटी स्टोरी टफ लाइफ सेना की बहुत ज्यादा है। वो रील और रियल लाइफ में तो देखो अंतर होगा ही। कभी बोलते हैं फौजी छुट्टी आता है, बोला ग्रुप में या कोई मेरे को बोल देगा ना बाहर से आता है, भाई फौज की लाइफ बाहर से छवि अलग है, अंदर जाओगे ना तो फीलिंग अलग है। वो रियलिटी वही है, वो अनुशासन में रहना, बंदिशों में रहना, रूल्स फॉलो करने, ड्रेस प्रॉपर पहननी, बहुत कुछ है। अनुशासन छोटी मोटी चीज नहीं है सेना के अंदर, तो वो बहुत बड़ी चीज है। और जैसे कि सर मतलब ऐसे फाइट चल रही है आगे से, मतलब चल रही है, एक जवान शहीद हो गया, तो वो बाकी के जवान जो है उनमें वो अग्रेशन होता है उनको मारने का। कोई ऐसा कभी कोई मूवमेंट नहीं आता किसी के कि भी मैं आगे जाऊंगा तो मेरी चोट लग जाएगी या मैं भी मर जाऊंगा या कुछ इस तरीके का? नहीं, ये देखो केयरनेस होती है। JNK में हमारी लाखों आदमी बैठी हुई है, हमारे कोच जो हमारे उस्ताद ही बोलते हैं कि मिलिटेंट अगर भाग रहा है ना तो उसके पीछे मत भागो आप, क्योंकि वो तो मरेगा मरेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी लाइफ ऐसी होती है। लेकिन आपके पीछे बहुत कुछ है अभी, तो आप उस मिलिटेंट भाग रहा है, आप पीछे भागो, सेना आगे उसको घेर लेगी, पर उसके पीछे जाओगे तो, क्योंकि मिलिटेंट मरता क्या ना करता वो बात है, उनको मरना ही मरना है। अब उसको 10 मारे चाहे सिविलियन मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें ड्यूटी होती है सिविलियन बचाना भी है और तब उसको मारना है। उसकी पहचान करनी है कि ये सिविलियन नहीं मिलिटेंट है, तो पहचान करनी मुश्किल होती है। तो आप फिक्र मत करो, उसके पीछे लगो, क्योंकि मिलिटेंट जब भागता है पीछे फायर करता हुआ भागता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी गोली लग रही है पीछे, उसको मारना ही है। उनका एम यही होता है कि उनको तबाही करनी है, तो वो चीज़ है। तो सेफ्टी बरतनी पड़ती है। अब देखो जो कमांडर से ऑर्डर होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आज हमें किस तरह बढ़ना है, कौन सी पार्टी आगे जाएगी, ये सारा फौज का शेड्यूल होता है। सिक्योरिटी है कि किस तरीके से हमें अटैक करना है, किस अम्बुश लेना है, कितने जवान कहाँ पे जाएंगे, वही ऐसा वो जैसे बॉर्डर मूवी में अकेला वो मूवी में होता है, मैं रियलिटी में नहीं मानता ऐसा। तो रियलिटी में रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ऑर्डर मिलेगा कि वहाँ पे करना है। मूवी में मूवी को दिखाने के लिए हो सकता है कि हीरो 10 गोलियां मिस कर दे, मूवी में होता है भी ऐसा कि गोली को बंदा मिस कर देता है, वो मूवी में होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में जान बचाने के लिए बंदा मिट्टी भी खोद देता है सिर बचाने के लिए अपना, ये रियलिटी है लाइफ की। पत्थर मिल जाएगा, पत्थर का चोट ले लेगा कि मेरे को अपना सिर बचाना है, सिर में गोली लगे, बाकी गोली लग जाए बच जाऊंगा मैं, पर सिर बचाना है। तो वो ऐसे हालात होते हैं, रियलिटी यही है। जब गोली आगे से आ रही होती है ना, तो बंदा मिट्टी खोद के सिर छुपा लेता है कि मेरा सिर तो बचे एक बार, कि फायरिंग हो रही है, अटैक तो बाद में कर लूंगा मैं। तो वो चीज़ है, पर जुनून तो जरूरी है, जिद वो तो, लेकिन वही ना जोश में होश रखना बहुत जरूरी है। अब मूवी में हो सकता है वो अपने भी गोली मिस कर जाओगे, पर रियलिटी में सोचो कि मैं ऐसे करके आगे चला जाऊंगा और मैं
10 को पकड़ के ले आऊंगा तो वो रियलिटी मतलब नहीं है। जान हथेली पे रख के चल रहे होते हैं पूरी, हाँ है जान ना? हथेली पे रहती तभी है। उनके लिए इतना सल्यूट हाँ निकलता है। हाँ, और मैं तो खुद बोलता हूँ, मेरे परिवार ने कभी फिक्र नहीं किया मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ। और जब मैं जम्मू में 6 महीने रहा हूँ ना, मैं परिवार डेली बोलता, ग्रुप में डेली सुबह शाम फोन करते थे मेरे को, ठीक है तो ठीक है, फिक्र तो होता ही है सही कि बात सारी नौकरी मैंने स्पोर्ट्स में की और हम्म, 6 महीने जम्मू में गया हूँ, और जम्मू का नाम सुनते परिवार वैसे याद हो जाता है डर लगता है, कि सही सीधे बात। जे भेज दिया, और आज स्पोर्ट्स में है वहाँ पे क्या होगा। और हम्म, हालात भी ऐसे वहाँ पे जब हम निकलते हैं ना बाहर कैश पर लेके वहाँ पे रैकी करने के लिए, तो लगता है कि शायद अटैक हो गया तो वापस ना आए, ऐसा वापस लगता है, रियलिटी है। क्योंकि जैकेट आपका छाती में जाता है, शरीर नहीं जाता, जरा गोली कहाँ से भी आ सकती है, तो वो चीज़ है। तो तो रैकी ऐसे होती से है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनी हुई है, ऐसा कोई बुलेट प्रूफ हेलमेट नहीं बनता? हेलमेट होता है सिर के ऊपर तक होता है, फेस तो नंगा ही रहता है, अच्छा। तो गोली तो कहीं पे भी आ सकती है, वो तो सिर्फ हमारा सिर बचाने के लिए जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। और दूसरा होता है जैसे आरओपी बोलते हैं, मतलब रोड ओपनिंग पार्टी। मान लो हमारी जो सेना डेली छुट्टी जाती है आती है, जेएंडके में इतनी आर्मी है, तो रोड ओपनिंग पार्टी होती है, ड्यूटी वहाँ पे इतनी सख्त रहती है कि पहले रोड को क्लियर करना पड़ता है। कुत्ते होते हैं हमारे पास, कुत्ता, बहुत सारे सेना में कुत्ते ड्यूटी निभाते हैं, जो रैकिंग, जो रैकी का मतलब रोड की छानबीन करते हैं कि रोड में माइन नहीं लगा हुआ। मान लो मेरे आज 50 जवान छुट्टी गाड़ी वापस आ रहे हैं, तो उस गाड़ी को हमने सीधा ऊपर तक लेके जाना है, तो पहले रोड की क्लियर करें, 500 फौजी लगे होंगे उस रोड को चेक करने के लिए, किसी ने माइन ना लगाया हो, इतनी सिक्योरिटी वो सेफ्टी बरतनी पड़ती है। बताओ। कुत्ते घूमेंगे पहले रोड के ऊपर सुबह 4 बजे, मतलब गाड़ी 8 बजे आनी है तो कुत्ते घूमने रोड पे शुरू कर देंगे, साथ में फौजी रहेंगे, रैकिंग करती रहेंगे, पूरा रोड को क्लियर करना है। फिर मैसेज आता है रोड क्लियर है, अब जाओ गाड़ी लेके। तो इतनी सेफ्टी दिल्ली का रूटीन है ये। इतना अनुशासन, हाँ इतना बहुत। डेडिकेशन, हाँ और जी। जान हथेली पे, और क्या लाइफ है, और उनके बलबूते पे आप इतना फ्रीली अपने रह पाते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ सेना की लाइफ जो बंदा सर्विस करके आ गया, एक ना पुरानी कहावत बनाई है किसी ने कि जब बंदा मर गए तो नर वहाँ पे यमराज के पास गए, तो यमराज बोला हाँ भी तो क्या था, बोला टीचर था, बोले कर्म चेक करो, बोला क्या क्या किया इसने, बोला इसको नर्क भेजो, इसने ये किया वो किया, तो वहाँ पे दंड मिल रहा था। जी। वो तू क्या था, बोला मैं वहाँ पे ऐसा गुंडा था, ये था, बोला इसको ये करो वो, तो यमराज दंड दे रहे थे, तो वहाँ पे फौजी आ गया एक, शहीद हुआ था बेचारा, बोला ये बोला फौजी है, बोला ये तो पहले नर्क और स्वर्ग देख के है, इसको क्या दंड देना, भेजो स्वर्ग में इसको। अरे वाह, तो क्या बात फौजी है। को स्वर्ग में भेज दिया, क्योंकि ये नर्क और स्वर्ग सारा देख के आया लाइफ में, जो सही फौजी बंदा है, तो वो बात है, वो सारा कुछ देख के जाता है। और एक फौजी की डाइट? डाइट तो देखो सिंपल डाइट वही रहती है, खाना बहुत ज्यादा रहता है, जो उसमें एक्स्ट्रा डाइट ऐड करनी खुद करता है बंदा। अच्छा। तो फौजी डाइट सेम रहती है, जैसे नाश्ता मिलेगा सुबह, पूड़ी छोले मिलेंगे, सब जो डाइट सारा सेम रहता है, एक्स्ट्रा ऐड करना है वो स्पोर्ट्समैन ऐड करता है, हाँ। ये चीज़ है। हाँ बाकी ये है, जैसा फील्ड एरिया है, जैसे हम फील्ड एरिया में वहाँ पे बादाम गर्म चीज़ें मिलती है, ठंडा एरिया है तो हमें गर्म चीज़ें मिलती है, और उसमें वही है वहाँ पे खाओ। अब बंदा वहाँ पे खा भी नहीं पाता, इतने बादाम का जो मिलेंगे आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, हाँ। और ज़्यादा खा ली तो पचेगा नहीं, रात को दिक्कत आ जाएगी, तो सांस रुक सकता है, वो चीज़ है। तो साथ में लेके ही आ नहीं सकते आप, मतलब आपको 10 किलो बादाम दे दी, आपको 10 किलो वहीं पे खाने हैं। अब ये ना हो अच्छा। छुट्टी में घर पे ले आऊंगा तो नहीं, अच्छा, ये नहीं होगा। पूरा तो खा पी के हाँ निकल वहाँ पे बादाम ऐसे पड़े रहेंगे, डाइट इतना आएगा सेना में, हम्म, फील्ड एरिया, गर्म चीज़ें मिलेंगी आपको, पर खानी वहीं पे रह के। अब ये ना हो कि छुट्टी आ रहा हूँ तो बैग भर घर पे ले आऊंगा, नहीं, ठीक एक है, बादाम तक नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। वहीं पे खाना आपको, डाइट मिलेगी, फील्ड ओके। एरिया सब। आपने आर्मी लाइफ से ऑफ कब लिया, मतलब रिटायर कब? मैंने रिटायरमेंट ली थी 30 नवंबर 2021 को। 21 को। जी। उसके बाद आपके एवरग्रीन सपोर्ट एंड डिफेंस एकेडमी का आइडिया कैसे आया? नहीं ये आइडिया मेरे को उसके बाद का नहीं है, बहुत पहले का है। अच्छा। जी। मैंने बॉक्सिंग 2012 में खेल रहा था, तो मैं छुट्टी आता था, मेरा पहले गांव में घर था, पर मैंने 2000 जो शादी किया ना मैंने 2000 नवंबर 2011 में, तो मैंने घर सूत्रगढ़ शहर में बनाया था। तो सूत्रगढ़ बड़ा शहर है, कई कॉलेजेस हैं, तो छुट्टी आया तो धीरे धीरे वहाँ पे सोशल मीडिया आ चुका था, लोगों को पता लगा ये बॉक्सर है, ये बॉक्सर है, पहले खबर थी नहीं, मैं इतना खेल चुका था, सोशल मीडिया नहीं था हमारे पास, ना मोबाइल थे उस टाइम में। सही बात। तो मैं कॉलेज में बात किया, मैं बॉक्सिंग खेलता, बोला वाह यार हमारे बच्चों को बॉक्सिंग सिखा दो। तो मेरा बॉक्सिंग, मैंने टेगोर कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था, बॉक्सिंग सिखाई मैंने, छुट्टी आया था 1 महीना, और एक मैंने बॉक्सर तैयार किया, मैंने वो बॉक्सर इंटर यूनिवर्सिटी खेल के चले गए, मेडल लेके आ गए, तो बोले बहुत से ड्यूटी चला गया, फिर छुट्टी 5 महीने बाद आया, तो धीरे धीरे मेरा रुझान बच्चों में बढ़ना शुरू हो गया, अच्छा। कि बच्चों को सिखाता हूँ यार। गांव में? फिर मेरे को ये आया कि यार मैं छोटे गाँव से निकला हूँ और इस लेवल तक खेल लिया, और मेरे गाँव में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको गाइड करते हैं, तो बोलते हैं रास्ता दिखाना में बहुत बंदा, कोच रास्ता दिखाना और उस रास्ते पे चलाना दोनों चीज़ होती है, तो किसी को गाइड करना बहुत बड़ी बात है, सही रास्ता दिखाना। तो मैंने बच्चों को दिखाना शुरू किया, 2015 में आगे मैंने सूरतगढ़ में ग्राउंड में आया, तो मैंने सिखाना शुरू किया बॉक्सिंग, बॉक्सिंग सिखाया। फिर कुछ बच्चे तैयारी कर रहे सेना की, बोले भागना कैसे, एंड्योरेंस कैसे बने, तो मैं फिटनेस का मैंने कोर्स किया हुआ था, एजुकेट मतलब जो बॉडी फिटनेस कोर्स किया मैंने, तो उस कोर्स किया मैंने, तो उस कोर्स में सिखाया गया था कि मसल्स को डेवलप कैसे करना है, स्ट्रेंथ कैसे लेके आनी है, स्पीड इनक्रीज कैसे करनी है, एंड्योरेंस पावर कैसे करनी है, तो मैंने सिखाना शुरू किया।
तो 5 बच्चे थे, छुट्टी है महीना, तो 50 बच्चे हो गए। ये फौजी आया हुआ है तो सिखा रहा है, सीखते हैं फौजी सारे। तो फिर मैं ड्यूटी जाना शुरू कर दिया। फिर मैं तभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, 3 महीने में आऊँगा नहीं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे ये। तो मैंने क्या किया, उन्होंने एक बच्चा सीनियर बच्चा कर दिया, मैं तू एनसीसी वाला है तो सीनियर बन जा, उनको सिखाता रहना, तो वर्कआउट शेड्यूल को तेरे को भेजता रहूंगा मैं, तो करवाता रहना इनको। अच्छा, जब आप फौज में थे तभी आपने एकेडमी हाँ, स्टार्ट कर तभी दी शुरू थी? कर दी मैं उसमें ओके, मैंने। और किसी के गाइडेंस में, अपने स्टूडेंट के गाइडेंस में? हाँ, मैं ओके, उसको स्टूडेंट को बोल दिया तू सिखाता रहे, ठीक है। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं दोबारा आऊंगा 3 महीने बाद में, छुट्टी आऊंगा तो मैं दोबारा फिर संभाल लूंगा। तो मैं आपको जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, वर्क शेड्यूल है, वो करना, वो करता रहूंगा, करवाता रहूंगा, तो करवाते रहना इनको, व्हाट्सएप पे भेजता रहूंगा मैं। तो भेजता रहा, करवाता रहा। और चाइनीज वाले विद्यार्थी शुरू हो गए, भर्ती हुए, सैकड़ों भर्ती शुरू हो गए। तो धीरे धीरे छवि बनती है, 50 से 100 बच्चे होते गए। और ऐसा प्लेटफॉर्म SI भर्ती है राजस्थान की, और उसमें राजस्थान SI में 27 बच्चे फाइनल चयनित हुए थे राजस्थान SI में 2020-19 में। तो फिर मोटो मिला, फिर मेरा नाम अकेडमी से बढ़ गया, मैंने सोशल मीडिया नेटवर्क पकड़ लिया, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी, इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर दिया, अब फेसबुक पे चलाना शुरू कर दिया। तो नेटवर्क में बढ़ना शुरू हो गया, वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई। और सेना में ये चीज़ बैन है, ऑर्डर है ग्रुप में, ये वीडियो हटा दो, अपना चैनल हटाओ। मैं साहब, मैंने इतनी मेहनत की है, इतने साल मेहनत की है, 19-20 की बात है, और 3 साल वर्क किया मैंने, वीडियो अपलोड की है, आज चैनल मेरा इंक्रीज हुआ है, मैं ऑफ तो कैसे करूँ साहब। मैं कोई भी सेना की वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, सिर्फ डिफेंस की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अकेडमी की। मैं नहीं बता रहा कि मैं कौन हूँ, सिर्फ बोल ठीक है, लेकिन ये चीज़ें सेना बैन है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन होते हैं बहुत सारे, फेसबुक, सोशल मीडिया, सब सेना बैन है। तो मेरा रुझान अकेडमी बढ़ चुका था, मैं चलो यार अपनी लाइफ मैंने जी ली है, बच्चों को गाइड करते हैं। और ये रिकॉर्ड है 2016 से लेके आज 25 हो चुका है। मेरी अकेडमी का मात्र एक ही फीस है, 250 रुपये एक बार लगता है, सिर्फ 250 रुपये एक बार, और उसी में ट्रेनिंग होगी आपकी सारी। और आज 8-10 साल हो गए, वो 250 ही चल रहा है आज तक का। और उसी 200 वो भी इसलिए लेता हूँ मैं कि 250 लेने के बाद बंदे को ये लगता है कि मैंने कुछ फीस दी हुई है तो मैं ट्रेनिंग करूँ। फ्री के ज्ञान को फोकट समझा जाता है, फ्री के ज्ञान को ना, भी क्या सिखाएगा, कौन सिखा रहा है, फ्री में दे रहा है, ऐसे ही होगा। तो सिर्फ 250 रुपये दे के बंदा बन जाता है कि मैंने 250 रुपये दिए, मेरा 1 रुपया लग रहा, पर मेरा 1 रुपया लग रहा है ट्रेनिंग का, तो मैं ट्रेनिंग बेस्ट करूंगा। तो सिर्फ 250 रुपये वही है, उसी में ट्रेनिंग है सारी। पूरी अकेडमी 250 रुपए में चलती है? पूरी अकेडमी चलती है, क्योंकि मेरा गुजारा मेरी पेंशन से रहता है, जमीन से मेरा गुजारा रहता है, परिवार का फुल सपोर्ट है, तो कमी नहीं आती, भगवान की दया है। और कर्म सच्चे हो तो सब कुछ मिलता है, ये सच्चाई है। और हॉस्टल्स भी मैंने तैयार किए बच्चों के लिए, बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए, तो वो तैयार किया हुआ है पूरा मैंने। आपके पास पता नहीं कितने ही बच्चे अपना कैरियर बना चुके हैं और बना भी रहे हैं जी। तो उसके अंदर कोई ऐसी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आप हमारे पॉडकास्ट पे बताना चाहेंगे आपके स्टूडेंट की? देखो, जो स्टूडेंट आते हैं हर में एक में कुछ ना कुछ गुणधारी स्टूडेंट होता है जी। जो अपना एग्जाम्पल सेट करके जाता है कि मेरे 500 है ना, उसमें से कोई ऐसा निकलेगा कि वो एग्जाम्पल बनेगा दूसरों के लिए, मोटिवेशन बनेगा। और हम मोटिवेशन कहानियां यूट्यूब पे देखते हैं, सुनते हैं, पर ऐसी कहानियां हमारे अकेडमी में बहुत सारी होती है। तो मैं उन्हीं कहानियों को सामने लेके आता हूँ बाहर बच्चों के कि ये देखो, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, पर ये सच्चाई कहानी, ये देखो, रियलिटी रहेगा। जब बच्चा खुद अपने मुंह से अपनी कहानी बताता है ना, तो वो दूसरे सुनने रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसी कहानियां बंदों ने प्रेरित की हुई कहानियां हैं। तो कई इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। और जैसे पहला विद्यार्थी मेरा सबसे पहला कमांडो बना था, वो गणपत हुड्डा बना था, वो बीकानेर का था। तो उसने कहानी बेचारी बहुत मेहनत किया था, क्योंकि एक चीज है कि समर्पण होते हुए दिखाते हैं कि जब बच्चे भाग रहे होते हैं ना, सारे भागते हैं। एक मेरा मोटो मैं आज भी लिखता हूँ, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। ये बहुत बड़ी लाइन है। 400 मीटर सारे भागते हैं, 1600 मीटर सारे भागते हैं, पर जो जीतने वाला होगा ना, कुछ करने वाला, वो उसको अलग तरीके से भागेगा, वो जान फूंकेगा उसमें। कई होते हैं नहीं यार ज्यादा नहीं, इतने कोच ने कहा है इतने मिनट में, उतने मिनट में आएंगे। कई बोलते हैं कोच को जितना बोला है, पर मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं एक्स्ट्रा करूंगा, तो वो एक्स्ट्रा डेवलप करते हैं, वो अलग चीज है। बहुत एक्सीलेंट लाइन बोली कि उन्होंने, हाँ, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, वही है। अब 500 भागते हैं, सारे नहीं जीतेंगे, जीतेंगे 2 ही उसमें, पर वो अलग होंगे उनसे। उस काम को, उस शेड्यूल को, उस ट्रेनिंग को, मान लो मैं डेली ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, 400 मीटर भाग रहा हूँ, बिसल मारी मैंने, 400 भागो, सारे भाग के आए, पर 2-4 ऐसे भाग के आए कि वो आने के बाद उनका सांस तक नहीं आ रहा होगा। वो मेखा वाली कहानी है, मुंह से खून आना है ना, वो देखने में अच्छा लगता है, पर रियलिटी में जो उसके आता है ना, उसको पता लगता है कि 10 मिनट के लिए, वो 10 सेकंड के लिए उसका सांस रुकना बंद हो जाता है ना। वो समर्पण सबको, हर कोई नहीं दिखा सकता, तो वो ही होता है, वो खिलाड़ी वही होता है। मेरी अकेडमी के 4 मोटो वर्ड है, जैसे हमारे भाटिया आश्रम है उसके 4 वर्ड है, वैसे ही हमारी अकेडमी 4 वर्ड है। पहला मेरा डिसिप्लिन, दूसरा हार्ड वर्क, और तीसरा विल पावर, चौथा डेडिकेशन। मेरी पूरी अकेडमी इन 4 वर्ड पे काम करती है। पहला अनुशासन डिसिप्लिन में, दूसरा हार्ड वर्क कठिन परिश्रम है, और सबसे बड़ी बात खिलाड़ी में होती है विल पावर।
जो हर खिलाड़ी में नहीं होती है। सही बात। जो दृढ़ इच्छा शक्ति कि मैं करूंगा मैं करके रहूंगा, वो इच्छा शक्ति हर एक में होती है। वो तो डेडिकेशन कि मेरा टारगेट यही है, वर्दी है, यही डेडिकेशन है, मेरी समर्पित इसी भावना इसी को है, तो वो डेडिकेशन लास्ट वर्ड है। तो ये चारों वर्ड में जो काम करता है ना, हालांकि चारों वर्ड मेरे भी नहीं है, मिल्खा सिंह के वर्ड है। आप हिस्ट्री पढ़ना आप इसकी, मिल्खा सिंह ने 3 वर्ड गए थे, हार्ड वर्क, विल पावर, डेडिकेशन, और मैं चौथा ऐड उसमें किया अनुशासन पहले है, डिसिप्लिन। आपके अनुशासन ही नहीं है तो अब तीनों वर्ड आपके लिए बेकार है। तो मेरे 4 वर्ड है ये, 3 वर्ड मिल्खा सिंह जी के हैं, चौथा मैंने ऐड किया अनुशासन। और हमारी पूरी एकेडमी 4 वर्ड पे काम करती है। और जो बंदे ने चारों वर्ड पे कर दिया, डेडिकेशन दिखा दिया लास्ट तक, तो बंदा बेशक वर्दी ना मिले, वो कुछ लेके पकड़ जाएगा। कल एक मैसेज आया था मेरे पास में, पढ़ाऊंगा आपको मैं। बंदे ने लिखा है, गुरु जी आपने 2018 में बात की थी कि रुकना मत, मैं SGD में लास्ट में रह गया, कट ऑफ में रह गया, ये रह गया, फिर मैं ऐसा ही दिया वहाँ पे 1 नंबर में रह गया, मैं रुका नहीं, और आज मेरा डाक विभाग में सीनियर कर्मचारी के नाम पे चयनित हो गया। कल उसने मैसेज किया, मैसेज पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो वही है, वर्ड एक ही है, रुकना मत। अब ये नहीं कि मैं सिपाही बन गया तो बस मैं संतुष्ट हो गया, नहीं। अगर आप में टैलेंट है, प्रतिभा है, तो उसे दिखाओ, आप उसका यूज करो। भगवान ने जिंदगी एक दी है, वो सोने के लिए तो दी नहीं है, सब उतने जिएंगे जितना लिखा उतना जिएंगे, जाना सबको ही है, पर कुछ इतना हिस्ट्री क्रिएट करके जाओ कि दुनिया कोई 50 साल और याद करे आपको कि हमारे दादा परदादा भी ऐसे थे, वो थे। तो उसी लाइन पे काम करता हूँ मैं। चलो हमारी जिंदगी जी ली है, पर मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करके जाएं कि भविष्य में जो युवा तैयारी कर रहे होंगे ना, जॉब पे बैठे वो बोलेंगे कि हमें कोई ऐसा वर्ड बंदा मिला था, ये हमारी जिंदगी बना दी, हम गांव में काम कर रहे थे और आज हम पोस्ट पे बैठे। सर, एक सिर्फ स्टूडेंट की अकेले की जिंदगी नहीं संवरती, जब वो सिलेक्ट हो जाता है उसके पूरा खानदान संवर जाता है। खानदान, मैं हमेशा लड़कियों को बोलता हूँ कि लड़का है वो एक घर स्वार्थ है, लड़कियां 2 घर स्वार्थी है। सही बात है। तैयारी लड़कियां मेरे पास करती है और लड़के भी करते हैं, और लड़की जो जॉब लगती है ना, वो 2 घर स्वार्थी है। तो ये बहुत बड़ा आपके इतने स्टूडेंट हैं, उनकी कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहेंगे हम आपसे? मोटिवेशन स्टोरी में देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मेरे एक लड़का है मेरे पास में, जसवंत, जिसको मोफरा बोलते हैं। अब इस टाइम में पूरे इस एरिया में टॉप में चल रहा है वो। उसकी देखो, भगवान ने सर्वगुण संपन्न किसी को बनाया नहीं है, कुछ कमियां दी है। मेरे में हाइट अच्छी है तो मेरे में फिटनेस वीक होगी, मैं पढ़ता अच्छा हूँ तो मेरी आंखें कमजोर होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। जसवंत लड़का इतना मेहनती लड़का है, उसकी हाइट कम है। सेना में हाइट मांगते हैं 170 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 165 सेंटीमीटर। तो उसका जुनून देख के अफसर भी खड़ा हो जाएगा तालियां मारने के लिए, ऐसा बंदे का जुनून है। कि बंदा लूंगन सर का है, बिल्कुल गरीब परिवार से है, और सूत्रड़ में आया था तो ग्राउंड में तैयारी कर रहा था। उस टाइम मैं भी तैयारी, ये बात है 2022 की। तो मैं मिला, मैं क्या कर रहा है, बोले तैयारी करता हूँ, दौड़ता हूँ मैं। तो बोला दिन में क्या करता है, बोला टिफिन भेजता हूँ मैं, घरों में टिफिन डिलीवर करता हूँ, खर्चा निकलता है, तो हॉस्टल खर्चा निकल जाता है मेरा। मैं ऐसी बात है, मैं आज तैयारी कर मेरे पास में। और आज 2022 से लेकर 2025 आ गया, 3 साल से ऊपर समय हो चुका है। तो उसकी लाइफ इतनी मोटिवेशनल है कि जो सूत्रड़ गया, तो जो भी देखता है उसके लिए तालियां बजाता है बंदे के लिए। इतना मेहनती लड़का है और इतना स्ट्रगल उस बंदे की लाइफ में। और सेना जाता है तो हाइट में निकाल देते हैं। और दौड़ में उसने अभी भी जस्ट कंप्लीट हुआ है स्टेट में, जब आया था अभी स्टेट में उसने रिकॉर्ड बनाया 30 मिनट और 34 सेकंड में 10 किलोमीटर भाग के है, 10 किलोमीटर 30 मिनट में 34 सेकंड में। और मात्र मेडल से थोड़ा चूक गया। अब वो नेशनल खेलने जा रहा है और उसके रिकॉर्ड कामे पे। और मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे को सपोर्ट करे जो भी चाहे, और बहुत सारे वीडियो पे अपलोड भी करता हूँ उसकी। दुनिया सपोर्ट भी बहुत करती है। उसका डाइट खर्चा इतना है कि वो जब बच्चा इतना मेहनत करता है, 10 से 12 जगह डाइट खाता है वो, सब जगह इतना 42 किलोमीटर भागता है, 21 भागता है। कल जलंधर भाग के है वो, तो वहाँ भी फर्स्ट आया वो जलंधर में भी। मैंने वीडियो पर अपलोड किया आज उसकी, मैंने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। तो उसकी बहुत मोटिवेशन स्टोरी है। और ये तो थी स्पोर्ट्स की स्टोरी। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक सीख है बहुत बड़ी वाली। तो बोलते हैं ना, रुकना मत, हिम्मत मत हारना। तो इससे बड़ा लाइव एग्जांपल नहीं है लाइफ में कि भगवान प्रतीक्षा लेता है। मैं मानता हूँ जब भी कुछ बड़ा होना होगा भगवान परीक्षा लेगा आपकी। इससे बड़ा एग्जांपल नहीं इस स्टोरी से पहले। लड़का है गुरु नानक, SGD बैच का 2024 बैच का है। तो बहुत फिट बंदा है, बहुत काबिल था, अच्छे नंबर है उसके। तो तैयारी कर रहा था मेरे पास में, बढ़िया रनिंग में टॉप में था। और देखो सेना फिट बंदा मांगती है, फिजिकल पास हो गया, उसका मेडिकल होगा। तो उसके यहाँ पे सिर में हल्की गांठ थी सिर में। तो देखो हर की जाता है बच जाऊं मैं, डॉक्टर की नज़र में ना आऊं। तो लक भी इम्तिहान लेता है, किस्मत इम्तिहान लेती है। तो मैं ये काम करा, तो अपने बाल बड़े कर ले, तेरी गांठ दिखे ना यहाँ से, डॉक्टर की नज़र में गांठ ना दे तेरी। तो बोला ठीक है जी मैं कर लेता हूँ। अब देखो इतने मेडिकल चेकअप हुए, डॉक्टर बहुत कम सिर से करते हैं, सिर में कुछ है, सब फिट होते भाई, इतना भाग रहा है, फिट ही है बंदा, जाहिर सी बात है। तो अब उसका बेड लक मान लो, उससे जब डॉक्टर चेंज हो गया, डॉक्टर आया उसने सिर चेक करना शुरू कर दिया,
उसकी गांठ नज़र में आ गई। डॉक्टर ने इसका पॉइंट लिख दिया, अभी तेरा मेडिकल पॉइंट है, इसका री मेडिकल होगा, और मेडिकल वो जलंधर में होगा था री मेडिकल, और 10 दिन बाद होगा। तो गुरु जी बोला मेरे गांठ नज़र में आ गई, अब क्या करूँ मैं री मेडिकल बोला एक्सरे होगा, स्कैन होगा, क्योंकि गांठ है सिर में तो जाहिर सी बात है 2-3 रीजन बनते हैं इसके, जाहिर बंदा नेगेटिव भी हो सकता है कि सिर में गांठ है तो कुछ भी हो सकता है। तो वो भी डरने लगा, गुरु जी सिर में गांठ है, डॉक्टर ने पॉइंट दे दिया, शायद मेरी लाइफ जाएगी मेरी। तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, अब जाओ री मेडिकल है जलंधर में, जाओ चेक करवा के आओ। तो जस्ट उसका जैसे कल मेडिकल होना हो, वो बंदा जलंधर चला गया, दोपहर को पहुंचा 12-1 बजे, और गुरुजी मैं जलंधर पहुंच गया हूँ। जैसे बच्चे जब भी जाते हैं मेरे से बात करते रहते हैं, सर हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो मैं उसको गाइड करता हूँ, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे रेस्ट कर लेना। तो बंदा होटल में खाना खा रहा था, जब भी री मेडिकल होता है डॉक्यूमेंट हम साथ में लेके जाते हैं अपने सारे, और डॉक्यूमेंट साथ में लेके चला गया, खाना खाया होटल में, तो रोटी खा रहा था, खाना खा टेबल में, बैग अपने पास में रखा हुआ है, रोटी लेने वापस गया होटल में, तो बैग गायब हो गया उसका, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट गायब, सारा कुछ ही गायब हो गया। तो उसका फोन था, फोन बचा हुआ था, कुछ भी नहीं बता उसके पास में, फोन में से डॉक्यूमेंट फोटो थी। तो रात को उसने कल मेरे को फोन किया, उसने 6 बजे, कुछ खाना खा रहा था, कल मैं री मेडिकल, मेरा बैग ही चोरी हो गया, क्या मेरा बिना डॉक्यूमेंट मेडिकल होने देंगे? मैं पॉसिबल ही नहीं है। मैं क्या बोला, मोबाइल में फोटो से होगा? मैं नहीं होगा। तो कुछ क्या करूँ, मैं बैग ढूंढ भाई, बोला कहाँ ढूंढूं, कौन ले गया, पता ही नहीं अभी। बेचारा मतलब एकदम दिमाग में प्रेशर आता है कि लाइफ बनने वाली होती है और ऐसा पड़ा हुआ जाए, तो ऊपर से सिर में गांठ है, डॉक्यूमेंट भी चले गए। तो बोला भगवान मेरे से परीक्षा ले रहा है मेरी, मेरे को भगवान किस्मत साथ नहीं दे रही। तो बंदे नेगेटिव ख्याल आते हैं बंदे के, ये कैसे हो रहा है, कोई मेरे को फौजी बनने, मतलब हाँ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अभी फौजी बनने भी दे ही नहीं रहा, मेरे को लग रहा है मुझे ऐसा लग है मेरा। तो मैं तो बैग ढूंढ, जैसे बैग ढूंढ दूं, उसने बहुत ढूंढा, रात के 9 बज गए, स्टेशन पे गया उसने, फिर वहाँ पे जो स्टेशन के पास जो आरपी बैठती है उसको रिपोर्ट लिखा दी, थाने में रिपोर्ट कि मेरा बैग चोरी हो गया, कल मेरी मेडिकल है, मैं क्या करूँ। रिपोर्ट तो लिख दी ना, पर मिले कहाँ चोर, कहाँ मिलता है बैग। तो चलता रहा, फिर 10 बजे जी क्या करूँ, कल मेडिकल में नहीं मिल रहा, मैं और सच मार दूँ, चलता रहे। 10 बजे बंदा निराश होकर ऑटो में जा रहा था, रूम में जाता हूँ, रुकता हूँ भाई, डॉक्यूमेंट नहीं है मेडिकल में, घर पे जाता हूँ मैं, स्टेशन की ओर जा रहा ऑटो में बैठ के ढूंढते ढूंढते। तो अब देखो ये कहानी फिल्मी लगती है लेकिन है सही, मैं लड़का यहाँ पे ले भी आऊंगा। उस बंदे के बैग में उसकी टी शर्ट थी अकेडमी की, जो अकेडमी में पहनते हैं, ग्रीन कलर की टी शर्ट थी, आपकी हाँ, आपकी अकेडमी की। तो अब चोर का देखो, जब बुद्धि भगवान ने शांत करनी हो, चोर ने वो टी शर्ट पहन लिया उस बैग से, निकाल के खुद पहन लिया। ओके। तो जब बंदा ऑटो बैठ जा रहा है तो उसको किट दिखी, तो हमारी किट के भी नंबर रहता है किट के पीछे अकेडमी का, ये 18-22 18-23, तो बच्चे को याद होता है ये किट तो मेरी 18-22 है। अब एकदम दुनिया नजदीक जाए बंदे को, मेरी चोर पकड़ा जाए, क्या चाहिए बंदे को, उसने ऑटो से छलांग मार दी, सीधा पकड़ लिया, बोला पकड़, यही किट मेरी कहाँ से तेरे पास, जान तो थी, बंदा इतना फिट बंदा था। बोला बता, 2000 प्यार से बातें की है ना, बोला बता कहाँ है, मैं तेरे थाने लेके जाता हूँ। तो थाने ले गया उसको, तो पुलिस बोला हाँ भी बता। तो चोर को जब 2000 पुलिस वाले प्यार से बातें करते हैं डंडे से, है ना, वो डंडे से उनका प्यार होता है, डंडे से प्यार से बातें की। तो भी चोर ने बता दिया तेरा बैग फलानी झाड़ियों में फेंका मैंने, वहां से किट निकाली मैंने, बाकी उसमें कागज थे मेरे काम के नहीं थे, पर्स तेरा वहां पे मैंने देखा नहीं, मैंने झाड़ियों में फेंक दिया, मतलब मिल जाए तेरी किस्मत, नहीं तो भी मैंने फेंका झाड़ियों में है, ढूंढ ले जाके। रात को 11 बजे वो बैग वही मिला झाड़ियों में, और बैग मिल गया, और उसने फोन किया, जी मेरा बैग मिल गया, मैं जा भी, तो मेडिकल देखा, कुछ गांठ से क्या होगा, मैं जा, उसका एक्सरे हुआ, MR स्कैन हुआ, गांठ नॉर्मल पाएगी, और बंदा मेडिकल फिट हो गया, और CISF में ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है उसकी। अरे वाह, ये स्टोरी है। जिंदगी ने कितने इम्तिहान लिए, हार मानता तो छोड़ के चला जाता, पर जिंदगी इम्तिहान ले रही थी, और सबसे बढ़िया पोस्ट मिली है CISF में उसको, और ट्रेनिंग कर रहा है, कंप्लीट हो रही है उसकी ट्रेनिंग। गजब गजब, मतलब अनबिलीवेबल है ये तो सही में, चोर ने टी शर्ट निकाल के पहनी और ये मिलना। देखो किससे मिलना, लक देखो बंदे का साथ देना। उसने ये स्टोरी हमारा जब चाइनीज समारोह हुआ था तब आया था बंदा, उसने स्टोरी बताई, लोगों आंखों पानी आ गए थे, बोला भी इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा हमारे लिए, हार मान को भी हार मान जाता, और लड़ता रहा, भगवान ने वेट किया कि कब तक बैठेगा ये, और परीक्षा ली, और देखो मेडिकल फिट होना बड़ी बात है, उसमें गांठ भी थी, डॉक्यूमेंट गायब हो गए, सब कुछ टूट चुका था उसका, तो मतलब, और फिर भी जिंदगी दिया तो बड़ा दिया उसको, अब ट्रेनिंग कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। पहले उसको उस लायक बनाया कि वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है जी, फिर उसको उस लायक बनाया। वो बोलते हैं भगवान बड़ा देने से पहले इम्तिहान लेता है, जो हार गया वो हार गया, तो वही है। मैं हमेशा बोलता हूँ जीतने वाले को जीत मिले और हारने वाले को सीख मिले कि मैं हारा क्यों, तो वो जरूरी है लाइफ में, जीतने वाले को जीत मिले और सीखने वाले हारने वाले को सीख मिले कि मैं हारा तो क्यों हारा।
करेक्ट। ये चीज है। ये चीज हर एक मतलब जो भी कंपटीशन में बच्चा खड़ा है ना, उसने अपने दिमाग में एक टैगलाइन बना लेनी चाहिए। तो बना लेनी चाहिए, जरूरी है। सर आपके एकेडमी में बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी आती हैं, जी है ना? जी। तो उनके लिए भी वही ट्रेनिंग उतनी ही हार्ड होती है? नहीं देखो, जो बॉडी स्ट्रक्चर हमारा, जो बॉडी शेड्यूल है, मेंस का अलग है, वुमेन्स का अलग है। जैसे फिजिकली चार्ट होते हैं, रिक्वायरमेंट है डिफेंस लाइन की, उसमें बॉयज का 100 मीटर टाइम दिया होता है, गर्ल्स में इतनी छूट होती है क्योंकि वो हार्मोन हाँ, डिफरेंट सही है। बात। तो ट्रेनिंग वर्क शेड्यूल उतना लोड गर्ल्स नहीं ले पाती। और कई गर्ल्स भी ऐसी आती है कि बॉयज को पीछे छोड़ देती है, ऐसी ओह लड़कियां भी भाई है। साहब। बहुत कुछ है, लड़कियां किसी कम नहीं है। तो शेरनियाँ होती है बहुत सारी इसमें भी। तो वही चीज़ है। हाँ, वर्क शेड्यूल रहता है, पर इतने बड़े ग्राउंड में, क्योंकि कोई भी, मैं बोलता हूँ, बेटी को बाहर भेजता है बहुत कुछ से सोच के भेजता है सही कि बात। हमारी बेटी तैयारी करने वहाँ पे भेज रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सही लोग बात। कैसे हैं, कोच कैसा है, या जो प्ले ग्राउंड कैसा है, रहने की सुविधा कैसी है, पड़ोसी कैसा है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। और इतने बड़े स्ट्रक्चर में गर्ल्स को रखना और ग्राउंड में ट्रेनिंग देनी और अनुशासन सिखाना उनको, तो ये सब कोच की ड्यूटी है। और मैं इसमें और 8 साल से पूरी निभा रहा हूँ, और आज तक ऐसा कंप्लेन आया भी नहीं और है। आपकी साथ दे रही है आपकी वाइफ? वाइफ वाइफ मेरी बहुत ज़्यादा साथ देती है। संदीप कौर मान नाम है उनका। जी। वो, मैं बोलता हूँ, पर्दे के सामने नहीं आती, पर्दे के पीछे रहती है। लोगों को लगता है कि इसका सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बोलता हूँ पीछे से पर्दा वही संभालती है। अरे वाह। मैं तो ग्राउंड में बच्चों को संभालता हूँ, पर बैक पर्दे कलाकार वही है। पूरा मैनेजमेंट वही देखती हूँ। हाँ, जैसे मैं ग्राउंड से आता हूँ, सुबह 4 बजे जाता हूँ, कोई इतना नहीं करता, सुबह उठ के चाय बना के देगी मेरे को, खाना पूरा तैयार करके देगी, सारा जो डाइट्स देगी मेरे को पूरा, क्योंकि इतना वर्क करना है तो मेरे को डाइट चाहिए होती है एज बढ़ाव के हिसाब से ना। तो सारा डाइट तैयार करती है, और सुबह जैसे ही ग्राउंड से आऊँगा पूरा डाइट चार्ट देगी। उसके बाद में हॉस्टल्स में क्या क्या चाहिए बच्चों के लिए, क्या क्या खाना जाना है, सारा चार्ट वहीं से वो मैनेज करती है कि किसने बच्चों के खाने आ रहे हैं, एक्स्ट्रा खाना बनना है, वो सारा चार्ट वो संभालती है। तो वो अपनी ड्यूटी फोन पे निभाती है पूरी, वही है। और डाइट के में कमी रहने से, कोई भी इंजरीज हो या कोई लगता है कि गर्ल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सारा वही सॉल्व करती है, वो सारा केयर वही सर करती आपके पास ऐसे कोई कैंडिडेट आते हैं जो फिजिकली फिट ना हो लेकिन उनमें जुनून हो कि मतलब हमें कोई ऐसे कोई उनमें कोई बीमारी हो और फिर वो मतलब डेडिकेटेड हो कि हमें तो बस जाना ही है इस लाइन के अंदर, जी और फिर वो निकल जाते हैं, ऐसा कुछ? जी। एक कहानी सुनाऊंगा आपको, ये 2018 की बैच की है। अभी राजस्थान पुलिस में SI है गीता मौर्या, उसको एकदम बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी वो। उसका बॉडी मतलब इतना बीमार हो गया था कि वो चल भी नहीं पा रही थी। खुद उसने कहानी सुनाई है वीडियो में अपनी में, कभी हुआ तो अब सुन भी देगी गीता मौर्या, अपने बता भी देगी, कमेंट्स में बता देगी। अगर SI गीता मौर्या कहानी सुन रही है, कुछ फोन करती है मेरे को, बताती है कुछ जी आपने लाइफ बदल दी, कि उसके हालात ऐसे, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये शायद बचना मुश्किल है, इतना वीक होगी, मात्र उसका शायद 33 किलो वेट आ गया था, मतलब बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। तो ग्राउंड में आई, धीरे धीरे वर्क स्टार्ट किया उसने, और वो ऐसा इधर बीकानेर साइड एरिया की है, गाँव नहीं याद आ रहा मेरे को। तो स्ट्रगल किया, और आज राजस्थान पुलिस में SI है वो, लाइफ पलट दी बंदे उस लड़की ने। और एक कहानी ऐसी और है, बोलते हैं जो खिलाड़ी है वो अपनी कमियों पे काम करता है। अब ये नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा भगाता हूँ, बुरा बुरा खड़ा, नहीं। और कोच हमेशा खिलाड़ी कमियां पहचानता है, उसको गाइड करता है कि तेरे में ये कमी है, इस पे काम कर। लड़की है अंजलि, मेरठ से है। लड़के मेरे पास पूरे भारत से आते हैं। लड़का था यूपी से आया था मेरे पास, मेरठ से, अंजुल। तो उसने तैयारी की, बहुत तैयारी किया, बोला सर मेरी बहन है। मैं क्या बात है? बोला वो हर एग्जाम में टॉप करती है, तो वो किसी भी एग्जाम को पास कर देती है, पर दौड़ में वो भाग ही नहीं पाती, सब एग्जाम दौड़ में फेल है वो। मैं ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसको बुलाया यहाँ पे, बस सर नहीं पास होगी। उसने UPSI का एग्जाम पास किया है, उसके फिजिकल में 24 दिन बचे हैं, तो आप पास करा दोगे? मैं बुलाओ आप यहाँ पे। तो वो लड़की यूपी से, मेरठ से चल के मेरे पास आई, स्टेशन में लेने गया, उनको लेके आया। मेरठ से आई? मेरठ से। ओके। और उसका वेट था मात्र 36 किलो वेट था, बिल्कुल कमजोर। तो मैं ग्राउंड में लेके जाते, मैं भी दिन बचे हमारे 22 रह गए, चल भाग। तो वो 50 मीटर भागी, गिर गई। मैं, इतना भी कैसे हो सकता है बच्चा? तो मैं 2 बार गया, 2 दिन गया मैं, कुछ तो कमी है बॉडी में, कुछ कमी है, इसको एग्री नहीं कर रही। तो मैंने क्या किया, वाइफ को बताया, मैं भाई ये बात है। तो उसका ना कलर वाइट था, तो वाइफ ने चेक किया, बोले कोई डाउट है, कुछ कमी लग रही है, इसका HB चेक करवाते हैं। तो HB चेक करवाने के लिए सूटकेट हॉस्पिटल में लेके, लैब में लेके, तो डॉक्टर थे चुप हॉस्पिटल में। जैसे रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर हैरान लगा, बोला HB 3 ग्राम। 3 ग्राम HB। तो डॉक्टर बोला ये कैसे चल रही है? ऐसा चल रही है, मैं इसको भगा रहा हूँ मैं तो। बोला यार पागल है कुछ साहब, ये तो मर जाएगी ऐसे, इसको अंदर ब्लड तो है ही नहीं, अब इसको भगा रहे हो तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, तो इसका तो हार्ट अटैक आएगा। मैं साहब मैं 2 दिन से भगा रहा हूँ इसको तो बोला गुरप्रीत इसको तो रेस्ट दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं साहब इसका 20 दिन में फिजिकल है और मेरे को पास कराना है। बोला गुरप्रीत ये हो सकता। मैं साहब कुछ भी करो, मैं तो पास कराना है, मैंने बोला है इनको, मैं करूँगा। तो बोले चांस ही नहीं है, इतना HB बढ़ने बहुत समय लगेगा। मैं ऑप्शन बताऊँ क्या मेरे पास? बोले तो HB करंट का मिले, लेटेस्ट ब्लड मिल जाए सेम ग्रुप का, तो कुछ हो सकता है ब्लड बढ़ जाए इसका। तो मैं ठीक है बताओ कौन सा ग्रुप है?
तो मैं अपने अकेडमी से बंदे से पहलवान सारी छांट के ले गया, मैं करो खून में, खून मैचिंग कर गया, उनका ब्लड दिया मैंने। ब्लड देने के बाद में शायद उसको 2 या 3 यूनिट ब्लड लगा था। तो HB जैसे ही ब्लड में गया उसका कलर में रेडनेस आनी शुरू हो गई। 2 दिन रेस्ट दिया उसने, डॉक्टर बोला 4 दिन रेस्ट, मैं 2 दिन रेस्ट दिया, मैं ग्राउंड में ले आया। वो थोड़ा सा भागी, 50 मीटर या 100 मीटर भाग ली वो। मैं अभी कुछ तो फर्क पड़ा है, कुछ बोली सर अच्छा लग रहा है, सांस आ रहा है मेरे को, बढ़िया से आ रहा है। उसका खून था शायद 8 कुछ ग्राम हो गया था, और चलता रहा। और मात्र 20 दिन में उसने वीडियो, उसकी वीडियो सुन सकते हो, उसने खुद बोला हुआ है 2400 मीटर उसने पूरे टॉप में पास की। 2400 मीटर यानी 2.5 किलोमीटर रेस 20 दिन में। और उस दौड़ में पास होगी, लेकिन लास्ट कट ऑफ में 1 पॉइंट से रहेगी वो UPSI के। तो दोबारा फिर आई, बोली मेरा एक और एग्जाम पास हुआ है। तो उस लड़की को नए बंदे पहचान भी नहीं पाए, इतना तो बदल गया। और आज वो लड़की UP में टीचर है, वो टीचर लग चुकी है, गवर्नमेंट टीचर है। तो वो आएगी, जल्दी आएगी बोल रही है। और अब उसका जो वेट है वो भी 57 kg है, और खून उसमें 12 ग्राम से कम होता ही नहीं है। अरे वाह, देख लो, 12 ग्राम खून रहता है उसमें पूरा। मतलब अगर कोई भी डिजीज है तो ग्राउंड में आके वो क्योर तो हो सकती है, हाँ, मतलब कमियों पे काम कर सकते हैं। कमियों पे और काम ये कर अगर सकते हैं। अंजलि है उसका नाम, मेरिट की है, अगर वो सुन रही है तो कमेंट्स में पक्का अपना लिखेगी और पढ़ना उसका कमेंट। अंजलि नाम है। अंजलि अगर सुन रही है तो अपना रियलिटी है, क्योंकि आप बोल रहे मोटिवेशन हो युवाओं के लिए, तो आप उसको बताएंगे, कमेंट्स में बता देना आप। बिल्कुल सर। जी सर जैसे कि हम लोग बात ही कर रहे हैं कि मतलब जब ग्राउंड पे लोग आते हैं तो एक इम्यूनिटी बंदे की बननी होनी जरूरी है जी ना। तो आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, आप उनको बहुत तगड़े लेवल की ट्रेनिंग देते हो, जी। है ना। तो पहली बात तो ये बताओ कि अगले दिन वो टाइम पे आ जाते हैं क्या, मतलब उनके अंदर वो नहीं आता चलो छोड़ो, जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक लेजीनेस रहता है, आलसीपन, ठीक है। तो उस चीज को आप कैसे कवर करवाते हो, बच्चों को कैसे बूस्ट करते हो कि वो ये चीज छोड़ के और अगले दिन मैदान में डट जाएं? देखो, मेरे पास हर टाइप के लोग आते हैं। कुछ बहुत मेहनती होते हैं, और कुछ बहुत बड़े कट मार के भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं घरों में धक्के से भेजे होते हैं, अभी तो फौजी बनना है, जा ट्रेनिंग कर, और वो बोलते हैं कि हमें बचना है कैसे है। तो हर टाइप के लोग आते हैं। पहले तो प्रेरणा होती है मोटिवेशन के थ्रू, कि आपकी लाइफ बनने जा रही है, आपको माँ ने भेजा है, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो लाइफ आपकी बन रही है, उनकी नहीं बन रही। तो आपको समय के लिए भागना है। कुछ तो प्रेरणा पकड़ जाते हैं रास्ता 5 दिन बाद, कि हमें अपने लिए भागना है, वर्दी मिलेगी हमें मिलेगी, पेमेंट आएगी हमें आएगी। तो कोच तो कुछ नहीं मिलेगा, मिलना तो हमें है, ना घरों को मिलेगा ना मेरे भाइयों को मिलेगा। तो सब मेरे अचीवमेंट्स है, रुतबा बढ़ेगा मेरा, बढ़ेगा दुनिया मेरे को जानेगी। तो वो अचीवमेंट, वो प्रेरणा मैं कहानी सुनाता हूँ। पर फिर भी कुछ कहानी ऐसी होती है कि युवाओं के लिए प्रेरणा दी जाता हूँ मैं, कि आज के टाइम में सबसे बड़ा मोटिवेशन भी मान लो, या इसको एक सीख मान लो, कि हमारी जो बीमारी है सबसे बड़ी साइको की है, सोच की है। कि बंदा अगर सोच से बीमार है ना, तो उसका पूरी बॉडी बीमार है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि ऑपरेट तो मेरे भी हुए हैं, और डॉक्टर का एडवाइस था मेरे लिए, कि डॉक्टर, जब घुटना ऑपरेट हुआ था मेरा 2020 के बाद में, कि आप लाइफ में चलना मुश्किल है आपके लिए, घुटना तेरा 3 बार ऑपरेट हो चुका है, आप स्टिक लेके चलोगे, और वो नीचे बैठना नहीं है, खड़ा नहीं होना, घूमना नहीं है। तो मैंने बोला डॉक्टर आपने अपना काम कर दिया, ऑपरेट कर दिया, बेस्ट कर दिया, बोल कर दिया मैंने, बाकी काम मेरा है, मैं क्या चलना नहीं भागना वो मेरा काम है। तो सेना से रिटायरमेंट हो चुका था उस टाइम बाद में, तो उससे मैंने स्टिक छोड़ दी। मैं चलो देखो, सबसे बड़ी हमारी प्रैक्टिस है मसल स्ट्रांगनेस की है, साइको की है। तो मैंने मसल्स पे वर्क किया अपने पे, मेरे मसल्स जो वीक हुए हैं ऑपरेट के बाद में, या कमियां तो काम किया। तो डॉक्टर का भाई चलना नहीं है, और आज उस ऑपरेट को 5 साल होने वाले हैं, मैं तो भागता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को, कि मैं मिलूँ जाके दोबारा उसको, कि देखो साहब, जो बीमारी है बस साइको की होती है, क्योंकि मेरा शरीर की पहचान मेरे को ज़्यादा है। सही बात। डॉक्टर ने सारे शरीर देखे हैं, वो आपको गाइडेंस दे सकता है, पर आपको अपने शरीर की पहचान ज़्यादा है, कि मेरे में क्या कुछ है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो किस साइको का है। और मैं बोलता हूँ जितना भी सारा खेल है, शरीर चलता है, वो सारा दिमाग चलाता है। जब भी जो खिलाड़ी है प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात थकावट आती है, रात को जो थकेगा प्रैक्टिस कर, मेरा बच्चा भी थकता है। तो उसको 2 वर्ड बोलता हूँ, कि जब बंदा सोता है, सुबह ट्रेनिंग करनी है ना, तो सोते समय उसके दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक बोलता है सुबह रेस्ट करनी है, बारिश आएगी, कोच बीमार होगा, नेगेटिव ख्याल आते हैं, शायद कल कुछ हो जाएगा, कोच आएगा नहीं, नेगेटिव ख्याल आते हैं। एक होता है पॉजिटिव, नहीं मेरे को करना है, कोच आए या ना आए, बारिश आए या ना आए, मेरे को करना है। मैं बोलता हूँ जिस घोड़े को आपने ज़्यादा खुराक दे दिया, सुबह वो घोड़ा जीत जाएगा। अरे वाह। वो अगर आपने नेगेटिव दे दिया, सुबह ग्राउंड नहीं आओगे आप। अगर आपने बोला आना है, मेरे को करना है, तो आप जीत जाओगे। तो वो आपके ऊपर है कि किस घोड़े को ज़्यादा खुराक देनी है आपने, अरे वाह। वो ख्याल आपके मन में रहता है। और मैं बता रहा साइको और इम्यूनिटी सिस्टम की बात कर रहे थे जी आप। जी हाँ, इम्यूनिटी। तो आज के टाइम में क्या है, छोटा सा पेन हुआ, दर्द गोली दे दो। मेरे मसल पेन हो रहा है, दर्द गोली लो, ठीक हो जाऊंगा। निवारण नहीं है दर्द गोली, मूव निवारण नहीं है। मूव आपको रिलीफ के लिए है, कि आपको ज़्यादा हो रहा है तो 1 घंटा रिलीफ करेगी, आप सहनशीलता हो जाएगी। पर जो इसका असली इलाज है वो आपका
मसल स्ट्रांगनेस और आपकी इम्यूनिटी पावर है वो है। हम छोटा सिर दर्द होता है, गोली लो ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो जो हमारी जो भगवान ने क्षमता दी है, बीमारी से लड़ने वाली ताकत है, हम उसे मौका ही नहीं दे रहे। वो तो बेचारी सो रही है, थोड़ा सा बुखार हुआ, गोली ली, गोली में पावर थी, वो गोली ने ठीक कर दिया। तो हमारी ताकत शक्तियाँ तो बैठी है। तो मैं चाहता हूँ पहले जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारी बॉडी लड़ने ताकत है, उसको लड़ने का मौका दो। सहन नहीं हो रहा, बिल्कुल आउट हो गया, तब एडवाइस लो डॉक्टर की मेरे को क्या करना चाहिए। तो ये मैं जरूरी मानता हूँ। तो इसलिए उसको बढ़ावा दो आप, पहले अपनी बॉडी के अंदर जो शक्ति है उसको इस्तेमाल करो। कोई भी चीज़ है उसका अगर प्रैक्टिस नहीं होगा, उसको यूज़ नहीं होगा, तो वो जायज़ ही बात है वो और कमज़ोर हो जाएंगी। जी। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी पावर को तो ताकतवर रखो, मैं उसको बहुत यूज़ करता हूँ सर, पहले। आप अपने स्टूडेंट्स को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक पिलाते हैं क्या? नहीं देखो, बच्चों डाइट के लिए मैं चार्ट शुरू करता हूँ। जैसे बच्चे वर्क कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जो कैलोरी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है, तो बॉडी वीकनेस आएगी। तो इनपुट को बढ़ाने के लिए हम कुछ मल्टीविटामिन का सहारा लेते हैं। जैसे हम ज़्यादा भाग रहे हैं, कैल्शियम लॉस हो रही है, तो कैल्शियम टेबलेट आती है, कैल्शियम इंजेक्शन भी आते हैं, ताकि हमारी जो कमी ना रहे वर्दियों में, हमारी पसीना रहता है, हमारा नमक निकल बॉडी से निकल रहा है, तो कमियों में काम करने के लिए हमारे पास मल्टीविटामिन होते हैं, जी। विटामिन सी डी सारे। तो वो यूज़ करवाते हैं ताकि बच्चों में कमी ना आए, ताकि जो इनपुट आउटपुट बैलेंस में रहे। बाकी जो स्ट्रांगनेस है वो आपकी मेहनत से आई जाएगी आपके अंदर। ओके। जी। वैसे कोई स्पेसिफिक एनर्जी ड्रिंक उनको बना के नहीं पिलाते कि हाँ ये पियोगे तो ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे, ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी? सबसे बड़ा एनर्जेटिक प्रैक्टिस ही है और अच्छा। साइको है, ये मानता हूँ मैं। उससे बड़ा प्रैक्टिस, बहुत बच्चे बोलते हैं गुरुजी मेरी भर्ती आ रही है, मेरा सांस चढ़ रहा है, मैं कौन सा विटामिन लूँ? मैं प्रैक्टिस वाला विटामिन ले, सबसे बड़ा इलाज है। बहुत पूछते हैं गुरुजी मैं क्या खाऊँ, मैं अच्छा बन जाऊँगा, इसकी तरह भाग लूँगा। मैं प्रैक्टिस कर भाग लेगा। तो सबसे बड़ा प्रैक्टिस है। पर अगर आपको परफॉर्म करना है ना, तो आपके लिए हर चीज़ का सिमिलर होना, योग होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आज कामयाब बना हूँ तो इसके पीछे मेरा अकेले योग नहीं है, मेरे परिवार का है, मेरे ग्राउंडर्स का है, मेरे कोचेस का है, मेरे दोस्तों का है। पवन साहब जैसे दोस्त बैठे हैं मेरे, विक्की भाई बैठे हैं, तो इनका सहयोग है ना। तो ये ताकत वहां से मिलती है कि मेरे साथ मेरा सहयोगी ग्रुप है। तो सफलता बंदा एक हासिल नहीं करता, पूरा स्टाफ मिलता है तब जाके बंदा कामयाब बनता है। तो वो जरूरी है। तो सफलता के बिल्कुल। पीछे सबका सहयोग होता है। सर बिल्कुल, आपकी तो फिजिकली फिट की बात है, पवन जी की जो लाइंस आती है ना वो मेंटली फिट कर देती है। अच्छा। इतना शानदार लिखते हैं वो। हाँ, पवन जी तो अपने जो स्टोरी लिखते हैं, मैं कि मैं साथ में रहा हूँ उनकी, जी। उनकी चैनल भी देखना, वीडियो भी देखना बहुत सारी, कि वो हम्म, रियलिटी लिखते हैं। बिल्कुल। वो कि मतलब सुन के कहानी नहीं गाते, वो पहले जो हालात उनको समझते हैं, हाँ, फिर जाके रूम में शायद उसकी लिखते होंगे, फिर उसको किस अंदाज में पेश करना है वो वो मूवमेंट तो वो पेश काबिल करते हैं। तारीफ है। हाँ, वो बिल्कुल काबिल बिल्कुल तारीफ है। सही है सर। सर, आपकी एकेडमी एकमात्र भारत की ऐसी एकेडमी रही है जिसको सेनाध्यक्ष ने सम्मानित किया जी है। हाँ, सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी गया है, करंट गया ये है। अचीवमेंट कैसे हुआ? देखो, मेरा ना इसमें कोई प्लान था कि मेरे को ऐसा अवार्ड मिलना है, इसके बारे में पता था मेरे के बारे में। तो मैं तो रिटायरमेंट हुआ और मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। और सेना के मैं मानता हूँ कि आपका जो रिकॉर्ड बोलते हैं, मैं सेना में रहा, सर्विस की, कभी का बैकग्राउंड खराब नहीं हुआ। तो हर अफसर्स जानते हैं मेरे को, लेकिन सबको पता था कि मैं प्रमोट नहीं कर पाया और मैंने रिटायरमेंट ले ली है, जाके सेवाएं दूंगा। पर उनको ये भी था, वो मेरी वीडियो देखते थे, ग्रुप में जाने के बाद बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस काम की तो तारीफें हैं। मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया एक ऐसा नेटवर्क है कि जो आपकी क्वालिटी को, प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाता है। जी। इसने ऐसे से हीरे तराशे हैं और ऐसे से हीरे पहचाने हैं, सोशल मीडिया ने पहचाने हैं, बहुत सारे हैं। तो मैंने जब वीडियो अपलोड करने शुरू, हमारा कैंट आर्मी कैंट से है, तो वहाँ से आया कि कौन कौन जो रिटायरमेंट फौजी है जो अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो जब उसमें ब्यूरो छांटा गया, क्योंकि कोई भी डिफेंस अकेडमी है उसको कोई सेनाध्यक्ष अवार्ड दे, आर्मी चीफ अवार्ड दे, तो ये एक एग्जाम्पल सेट होता है कि डिफेंस को सपोर्ट हो रहा है। अकेडमी भारत में बहुत सारी है, सारी अकेडमी अपना बेस्ट कर रही है, पर मेरी अकेडमी ऐसी डिफेंस अकेडमी है जो विदाउट फीस चलती है, सिर्फ आपकी एक शाबाश सुनने के लिए कि गुरुजी मैंने आपने मेरा करवा दिया, तो उसके सुकून मिलता है। मेरी वही है, जिंदगी में सर्विस कर ली, पेंशन से मेरा गुजारा हो जाता है, परिवार में जमीन गुजारा हो जाता है, पर एक जो सुकून मिलता है ना, वो इस चीज़ से मिलता है, पैसे से नहीं मिलता। तो जब बच्चे बोलते हैं, जब ड्यूटी बैठे हैं, गुरुजी आपकी जैसे आज मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं परिवार चल पा रहा है, तो उससे सुकून मिलता है। तो मेन ये चीज़ है। तो जो सेना ने, मतलब हमारे जो आर्मी कैंट के हमारे कैप्टन साहब है, वो मिले मेरे से, बोवरिया साहब, कि आपने क्या कर रहे हो, मैंने पूरी डिटेल दी। तो इसमें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि मैं बोलूँ कुछ और हो कुछ और, ये गलत चीज़ है। मैं चेक कीजिए, बच्चे खड़े हैं, पूछिए कि कितनी फीस दी है इन्होंने। 250 रुपये साल में एक बार दिए हैं इन्होंने, चेक कर लो आप। तो जब लेटर बन के गया, आर्मी चीफ साहब गया, तो बोले भी डिफेंस को तो अवार्ड नहीं देंगे, पर ये जो एक्स आर्मी है वेटरन अचीवर्स अवार्ड है, तो इसके लिए मेरा नाम नोटिमेट हुआ। और 7 फरवरी 2025 को जयपुर बुलाया गया मेरे को, और वहाँ पे सम्मान समारोह हुआ। उसमें बहुत सारे जो अदर कंट्री ऑफिसर्स भी थे, ये फोटो देख सकते हैं, देखनी है तो हमारे आर्मी चीफ साहब थे, सभी ऑफिसर साहबान थे। तो वहाँ पे ये अवार्ड मिला है वेटरन चीफ अवार्ड के नाम पे।
और डिफेंस के नाम से, क्योंकि जब उसने अवार्ड दिया 7 फरवरी को, उस टाइम मेरे पास में 273 सिलेक्शन थे। और आज 7 फरवरी को, आज जून हुई है अभी अगस्त हो गया। अगस्त है। और अब उसके बाद में 50 राउंड फौजी और बन चुके हैं। अभी तक टोटल कितने फौजी आप लोगों ने प्रिपेयर कर चुके हैं? अभी मतलब को पुराना रिकॉर्ड में सेना में तो मैं रिकॉर्ड रखता नहीं था, जो अच्छा। आया लग गया, बढ़िया बात थी। ठीक है। और पिछले 2 साल से मैं रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, और 348 जवान सेना अच्छा, में ये जा चुके हैं। 348 सिर्फ 2 साल के रिकॉर्ड पे 2 है। साल के रिकॉर्ड में और है। ये एकेडमी स्टार्ट हुए को कितना टाइम हुआ है? अकेडमी तो मैं 8 साल से चला रहा हूँ। तो वो पीछे वाला तो वो रिकॉर्ड तो पता ही नहीं है। ड्यूटी दे के आधे रिटायरमेंट वाले हो चुके हैं लगता है वो तो वो चीज़ है। वो तो सही सेवाएं है, निभा रहे हैं सही है। बॉर्डर पे। ये तो अभी करंट के है, 24 हम्म, और 25 में चल रहा है, जो 23 के लास्ट में शुरू किया था मैंने। हम्म, तो रिकॉर्ड्स रखना, क्योंकि मेरा व्यस्त शेड्यूल बहुत रहता है, इतने बच्चे संभालता हूँ, और मैं चाहता हूँ हर बच्चे मैं ध्यान दूँ, इसलिए मैं एट ए टाइम आज का रिकॉर्ड है। और ये बच्चा भी जानता होगा कि मेरा रिकॉर्ड है कि अनुशासन के नामने में पहले खुद करो, फिर दूसरों को बोलो। जी। एक इसमें कहावत भी है। हम्म, एक लड़की, मतलब वाइफ, मतलब औरत थी, उसका बेटा गुड़ खाता था बहुत ज़्यादा, जी, बहुत गुड़ खाता था। बिल्कुल। तो वो उस गुरु के पास ले गई, बोले गुरु जी मेरा बेटा गुड़ खाता है, इसको गुड़ चढ़ा दो। तो गुरु बोला ठीक है बेटा, इसको कल लेके आना। तो वो दोबारा कल लेगी, बोला बेटा आज नहीं, बस 20 दिन बाद लेके आना आप। बोला ठीक है मैं ले आऊंगी बाबा जी। 20 दिन बाद दोबारा लेगी गुरु के पास। गुरु बोला बेटा गुड़ नहीं खाना, ये बुरी चीज़ है, जा अभी। तो औरत बोली बाबा जी इतनी तो बात 1 नहीं। महीने से घुमा रहे हो आप, हम्म। तो ये बात पहले इतनी बोल देते। बोला बेटे पहले मैं भी खाता था, तो पहले मैंने खुद छोड़ा है, फिर आपको छोड़ने के लिए बोला है। सही बात, तो सही बात। इसलिए गुरु को पहले काम खुद छोड़ना पड़ता है। तो ये शेड्यूल हमारी ग्राउंड एकेडमी का भी है कि टाइम का पाबंद है। जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हमारा 5 बजे है ना, तो 5 बजे मैं आऊँगा, मेरे से पहले बच्चे सारे वहाँ पे खड़े होंगे, अरे वाह। तैयार हो गए। अगर बच्चा लेट आया तो उसको अनुशासनहीनता की तरह दंड भुगतान करना पड़ेगा फिजिकली ग्राउंड के अंदर। तो ये चीज़ सही है। है, सही है। गुरुप्रेम सर, आपसे एक चीज जानना चाहिए। फौलाद जैसा शरीर है, और वो सनी देओल वाला डायलॉग है ना, 2.5 किलो का हाथ। जी। तो आपके तो मेरे को 500 किलो के दिख रहे हैं। इतना मतलब आज के टाइम पे एक हीरो वाली लाइफ आपने जी है, तो कोई तो लाइफ का ऐसा मोमेंट आया होगा जब आप डिमोटिवेट हुए होंगे, कभी ऐसा? आया देखो, अभी भी नीरज चोपड़ा ने वर्ड कहा था ओलंपिक मेडल के बाद में। मैं नीरज चोपड़ा साहब के साथ रहा हूँ 2020 में, जब वो ओलंपिक मेडल लेके आया था ना, तो उस टाइम मैं पूना में था। तो मैं ड्यूटी मिली थी कि पूना से उसको जो हमारा आर्मी इंस्टीट्यूट है वो शायद 7 किलोमीटर है, जी। और वहाँ से उसको यहाँ तक लेके आना है। तो मेरे को 3 गाड़ियाँ मिली थी, कृपया तेरी ड्यूटी है वहाँ से लेके आना उसको। अच्छा। तो रास्ते में पब्लिक होती है, वो हीरो उस टाइम में ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आया था। तो हमें टारगेट मिला कि आपको वहाँ से एयरपोर्ट से निकाल के यहाँ तक रुकना, बिना रुकने मत देना बीच में। कोई रुक गया तो पब्लिक घेर लेगी, हीरो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। तो मैं टास्क मिला उसको, मैं उसको तो टारगेट मिला, तो मैं 18 मिनट में वहाँ तक लेके आना आपने। और मैंने शायद 18 मिनट से पहले, मतलब 15 मिनट में बिना सिग्नल क्रॉस की वहाँ तो उसको अपने खेल मंत्रालय पहुँचा दिया था। पूरी गाड़ियाँ साइड कर दी थी, वो जी था। तो उसने वर्ड कहा था नीरज चोपड़ा ने कि खिलाड़ी की लाइफ हमेशा एक जैसी कभी नहीं होती है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। कभी लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत मेहनत हूँ, और कभी लगेगा मैं कुछ है ही नहीं हूँ। तो उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में। तो ये हमारी लाइफ में भी आते हैं, ये खाली खेल में नहीं आते, पूरी लाइफ में आते हैं। कभी लगेगा कि सब मेरे हैं, और कभी बोले कुछ है ही नहीं मेरा, तो ये आएंगे। तो बंदा सुसाइड कब करता है? जब तभी करता है कि जब वो सबसे हार जाता है, सही बात। सबसे टूट जाता है, तब वो सुसाइड करता है। और खिलाड़ी आदमी बहुत कम सुसाइड करता है। इसका कारण यही है कि खिलाड़ी जिंदगी में पहले बहुत बार हार चुका होता है। ये सच्चाई है दुनिया की। खिलाड़ी आदमी सुसाइड बहुत कम करता है, क्योंकि लाइफ में उसने बहुत सारे ऐसे पड़ाव देख रखे होते हैं, कभी हारता है कभी जीतता है, तो वो उसका बन चुका होता है, आदी हो उसकी चुका होता है। आदी हो चुका होता है। तो ये सच्चाई है। और मेरी लाइफ में भी बहुत सारी इंजरी आई है। अब जब लगता है कि मेरा साथी 2 बैठे के लड़ रहे हैं हम, और मैं उसको हराता हूँ बढ़िया से, और मैं उससे बहुत अच्छा हूँ, और जब कहीं खेलने जाऊँ और मेरे को इंजरी आ जाए, चोट आ जाए, और बैड लक से मैं हार जाऊँ और वो जीत जाए, तब बंदा बोलता है मेरे में क्या कमी रही है, इसको मैं हराता था, आज ये जीत के मेडल लेके प्रमोट हो गया। तो बंदा बोलता है सर मेरे में लक में कमी है, और मेहनत करते हैं। तो मेरी लाइफ में जब 2009 के बाद में बहुत सारे ऐसे पड़ाव हुए, मैं खेलता था, कभी चोट लग गई, आँख कट गई, खट लग गया, नाक में इंजरीज आ गई, तो हाथ टूट गया, हाथ टूट रखे हैं सारे। तो तब बंदा लाल डाउन होता है। बहुत रोया हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैंने सारी अचीवमेंट ऐसे ही हासिल कर ली है। रोया हूँ, दीवारों में बैठ गया, मैं ही क्यों, मेरे साथ वाले वो मेहनत करते नहीं थे, वो लग गए, वो बन गए, वो ऐसा हो गया, तो मेरे में कमी क्या है, मैं क्या। तो लेकिन मेरे मन में वही था कि रुकना मत। मैं बच्चों को बोलता रुकना मत। तो मैंने कहा जब मेहनत नहीं की है ना, तो भगवान परिणाम देता है। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आज आप भाग रहे हो जॉब के लिए, आप मेहनत कर रहे हो सकता है आपको जॉब ना मिले, ये भी हो सकता है, और मिल जाए तो बढ़िया बात है। पर अगर आपकी मेहनत की हुई है ना, इसको अपने हुनर में शामिल रखा, तो ये कभी बेकार नहीं जाएगी। हो सकता है वो जॉब ना मिले, पर आपको भगवान देगा जरूर, रास्ता दूसरा हो सकता है।
और यही मेरे को मिला है आज। हम्म, उस टाइम मेरे को नहीं मिला, मैं रोता रहा कि नहीं मिल रहा, कितना प्रयास और करूँ, 6 साल से रो रहा हूँ, इंजरी हो रही है, पर जो आज मिल रहा है ना, वो मेहनत का वहाँ का फल आज मिल रहा है। और आज इतना नाम है पूरे एरियाज में। और अभी भी जैसे बोलते हैं ना, आपकी जो प्रतिभा है उसकी पहचान है सबको होती है। और अभी भी मेरे को 2024 में सूतगढ़ जो तहसील है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, नशा विरोधी का अरे वाह, ब्रांड एम्बेसडर बना अभी मुझे। गुड। नशा अभियान, जितने भी नशा मुक्त अभियान है, सारी रैलियां है, बच्चों को गाइड करना, वो सारे मैं ही हैंडल सर करता हूँ। एक छोटा सा डाउट आ गया मेरे को यहाँ पे, एक फौजी, वो हम्म, भी जम्मू कश्मीर में रहा हुआ, हम्म, ठीक है, मतलब सबको पता है कि वो बिना अल्कोहल लिए नहीं सरवाइव कर सकते, और आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया नशे का, मतलब दो अलग अलग चीजें कैसे रिलेट हुई? अच्छा, आपको लगता होगा कि सर्विस में मैं खुद ड्रिंक करता रहा हूँ और हाँ, आज मैं नहीं नहीं मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जम्मू में रह रहे हैं तो बिना अल्कोहल के कैसे रह पाएंगे, ऐसा सुना है मैंने तो। नहीं, जम्मू वाले अल्कोहल नहीं पीते, अल्कोहल सारे ही पीते होंगे, जम्मू वाले हाँ, जरूरी नहीं जम्मू वाले पीते हैं, नहीं मतलब वो वो तो सर्दी यहाँ से पे बैठे बचने हुए के पी लिए। लेगा बंदा। हाँ, लेकिन वो सोच का फर्क होता है। एक बोलते हैं ना कि मेरे को संगत बुरी मिल गई और मैं ऐसा बन गया, आदी हो गया, जी। कि हमारी भी सोच है कि बच्चे की संगत बुरी मिल गई, बच्चा नशेड़ी बन गया, बच्चे को संगत मिल गई, बच्चा ऐसे घूमने लग गया। तो मैं नहीं मानता संगत बुरी मिली, संगत आपको मिलेगी, पर आप अगर नहीं चाहोगे संगत आप पे असर नहीं डालेगी। और ये सारी देन में परिवार की है मेरे को, कि मेरे परिवार ने शुरू से कहा था, मेरे गुरु को मानते हैं कि हमारे परिवार में नशा ना दादा परदादा ने किया, ओ, ना पिताजी ने किया, ना मैं करूंगा। मैं तो उसमें मतलब हुआ था। इससे एग्जाम्पल बड़ा सेट और क्या हो सकता है दीदी, आपको बताऊं मैं, कि मैं उज्बेकिस्तान खेलने गया था रूस में। हम्म, तो वहाँ पे वेज कुछ है ही नहीं है। 2 जनवरी 2006 की बात है ये। तो जब मैं वहाँ पे गया तो इंडिया टीम में थे हम, विजेंद्र बॉक्सर भी थे, दिनेश भी थे, सारे साथ ही गए थे, 15 बंदे इंडिया टीम से गए थे हम। तो खाने का जब नंबर आया तो खाने में वहाँ पे मोटा मांस खाते हैं, जैसे भैंसे का, पटका मांस, गाय का मांस, ये खाते हैं। स्पोर्ट्समैन वहाँ पे चलता है। तो उन्होंने लाके मेरे सामने थाली में रख दिया, बड़ा पटका मांस था। मैं कहा गुरु जी ये क्या, मैं तो देखा नहीं, खाने की बात कर रहे हो। मैं नहीं खाऊंगा। बोला नो, आर यू स्पोर्ट्स पर्सन, यू विल ईटिंग दैट, आपको खाना पड़ेगा। अच्छा क्यों करना, मैं जो मर्जी हो जाए गेम में बगैर ही कर लूंगा, पर मैं ये नहीं खाऊंगा। बोला क्यों नहीं खाओगे, स्पोर्ट्समैन आपको खाना पड़ेगा, बहुत सारा पैसे। मैं नहीं गुरु जी, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे परिवार का मेरे को ये वादा किया हुआ है कि मैं ऐसा यूज करूंगा नहीं। तो वहां पे 26 दिन रहा था मैं। बोले फिर क्या खाएगा, मैं कुछ भी ले आओ, बस रोटी कुछ खाने जैसा हो तो मैं खा लूंगा। तो बोले हमारे सब बनते ही नहीं उज्बेकिस्तान में, मुस्लिम कंट्री है उज्बेकिस्तान ना। तो वो मेरे को आलू उबाल के देते, कभी प्याज उबाल के देते, उसमें मिर्च डाल देते। मैं 26 दिन वही खाता रहा, लेकिन वो नहीं खाया मैंने। अरे वाह, तो इस बड़ा त्याग और क्या सकता है, फिर लाइफ में निकाल दी। फिर तो और डिजर्व्ड आज हो। तक मेरी बॉडी में ना कोई नशे का, ना दारू का, हाँ चाय पीता हूँ बस, वही एक नहीं है, और इसके अलावा कोई नशा नहीं है। और फिर अब तो जो सूत्र में बात आई कि वही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, कोई एग्जाम्पल हो, तो मेरा नाम है उसमें, क्योंकि मैं इस जिले का पहला अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर में हूँ, इस जिले का। ओके, गुड 2006 में खेला था। तो लेकिन ये सोशल मीडिया नहीं था तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ है, तो वो चीज़ है। तो अब उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाऊँ तो युवाओं के लिए मोटिव यही कर सकता हूँ कि मैं ना किया, अब आप कैसे करोगे। तो संगत तो मैं नहीं मानता कि संगत बुरी मिलेगी, तो वो आपके ऊपर लालच होता है ना, हाँ, कुछ खिंचाव आपका भी होता है, हाँ, सारा दोस्त का नहीं होता। हाँ, दोस्त तो कहेगा आजा पी ले, अब तेरे अंदर नहीं पीने की है तो नहीं पिएगा, थोड़ा सा बोले टेस्ट कर लूँ, तो वो तेरी भी चाहत होगी ना। तो वो चाहत नहीं होगी तो संगत असर नहीं करेगी आप पे। तो फिर ये तो सही है। बिल्कुल नशे के ब्रांड एम्बेसडर हो आप डेफिनेटली, नहीं, ये क्योंकि प्रयास इतना है। बड़ा चीज आपने छोड़ी है। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगी, मतलब फौजी हैं, कोच हैं, बॉक्सर हैं, सारी बात सही है, ठीक है, लेकिन आपको इस हिस्ट्री की डेट और ईयर इतना मतलब एक्यूरेट कैसे याद है, इतनी सारी चीजें? चलो ईयर तो फिर भी याद हो जाए, आप तो पर्टिकुलर डेट विद उसका मंथ तक बता पा रहे हो, ये क्या चमत्कार है? आपने दृश्यम मूवी देखी, दृश्यम, हाँ जी, अजय देवगन की, बिल्कुल, वो पूरी मूवी देखी आपने? जी, उसमें वो तारीखें करेक्ट बताते हैं। हाँ, तो वो उसने सीन आता लास्ट में कि आपको इतनी तारीखें, इतने बंदे, इतना टाइम कैसे याद है। हाँ, तो बोला हमने ये समय जिया नहीं, मतलब ये समय पढ़ा नहीं, हमने समय जिया हुआ है। हालांकि वो स्टोरी नकली बता रहे होते हैं, लेकिन वो तब भी वो मतलब जो पुलिस वाले होते हैं वो सही, बोलते हैं इतना कैसे याद है आपको। तो उन्होंने वो समय जिया था, जी हाँ, तो मैंने ये पल जिए हैं। ये तारीखें तब याद है मेरे को, जब टूटा हूँ, जब गिरा हूँ, जब रोया हूँ, जब जीता हूँ, जब हारा हूँ। तो इस समय जिया हुआ है तो कैसे बोल सकता हूँ। और मैं लिखता भी हूँ डायरी में अच्छा, पूरी स्टोरी, हर तारीखें कैसे क्या हुआ, कुछ ऐसे हादसे हुए अभी थे। भी लिखते हैं आप वो अभी भी डायरी? लिखता हूँ मैं, पूरी डायरी बनी है मेरी पूरी बड़ी। अरे वाह, मैं तो 2004 में लिखना स्टार्ट किया था। मैं 2004 में मैंने एक वर्ड लिखा था, जब मैं भर्ती होकर ट्रेन में बैठा था तब, लेकिन डायरी मैंने ट्रेन में लिखी थी मैंने। जब मेरी पोस्टिंग पहली जैसे रामगढ़ झारखंड में आई थी पहली सीधी, तो तब मैंने वर्ड लिखा था, मेरे को जिंदगी में जो भी मिलता है वह किसी ना किसी रूप में मेरे से अच्छा होता है, इसलिए मैं उससे वो अच्छाई सीख पाता हूँ। हम्म,
आप कोई मेरे से अच्छा दिखता होगा, कोई मेरे से लंबा होगा, कोई अच्छा भागता होगा, कोई अच्छा खाता होगा, कोई अच्छा बोलता होगा, तो उसकी वो चीज़ मैं ग्रहण करता हूँ। गुड। तो वही बात है, वो सब कुछ ग्रहण करोगे तो आप सर्वगुण संपन्न बन जाओगे। तो वो गुण सही आपके बात अंदर आते रहेंगे, बुराई छोड़ दो। पहले उसके लिए ये चीज मानना तो पड़ेगा ना, अपने आप को एक अहंकार छोड़ना पड़ेगा कि मेरे को सब कुछ हाँ, आता है। मेरी एक सबसे बड़ा वर्ड है कि कई बोलते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर के लिए तब भी आप ऐसी बातें करते हो। मैं बोलता हूँ कर्म कोई छोटा नहीं होता। बच्चों को बोलता हूँ कल हो सकता है आप मेरे से बड़े पद पे जाओगे, जी। गए भी हैं, कोई ऐसा ही बन गए, कोई आरएस में जाएंगे, तो लेकिन आपका कद बड़ा हो पर आपकी जमीन पैर पे रहे, तो बिल्कुल। कोई गिरोगे नहीं। हम्म। अगर आपने जमीन छोड़ दी और आसमान उड़ने लगे ना, तो गिर- आज नहीं, कल नहीं, परसों गिरोगे और बहुत भयंकर गिरोगे। सही बात। इसलिए जहां मर्जी जाओ पैर जमीन पे रहें। अब हम्म। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। कौन नहीं जानता गुरुजी भाटिया को? गुरुजी प्रवीण जी भाटिया, सूदगढ़ के भाटिया एक ऐसा है, हाँ, भाटिया आश्रम। तो मैंने आज से महीना पहले मैंने प्रोग्राम किया, 45 बंदे फौजी बने थे, मैं उनको चीफ गेस्ट बुलाया मैंने। तो एकेडमी में आए तो सारे बच्चे खड़े थे, बच्चे सारे विद्यार्थी सब तरस रहे थे कि भाटिया गुरुजी आएंगे और एक एग्जाम्पल होगा गुरुजी आ रहे हैं ना। तो सारे खड़े गेट के बाहर, मैं अंदर था, मैं तो गुरुजी आएंगे फोन कर देंगे। गुरुजी साइकिल लेके आए, ओ गुरुजी साइकिल लेके आए, तो बच्चे खड़े हैं, गुरुजी आए नहीं, तो गुरुजी मेरे को फोन रहे ग्रुप पे, मैं बाहर खड़ा हूँ, तो मैं गुरुजी बाहर खड़े हैं, बोल रहे गुरुजी बाहर नहीं आया, कोई गाड़ी तो आई नहीं है बाहर। तो गुरुजी साइकिल लेके आ गए, तो मैं प्रणाम गुरुजी, मैंने हाथ पैर छुआ। तो बिल्कुल सिंपल साइकिल, एटले साइकिल, वो भी 5 साल पुराना। तो गुरुजी समझ गए, गुरुजी नहीं है, बोले नए बच्चे थे, मैं यही गुरुजी है, गुरुजी प्रवीण जी भाटिया। बोले ये प्रवीण जी भाटिया साइकिल पे आए हैं? तो सब हैरान, आज भी यकीन नहीं करते बंदे। तो हम सब पहचानते थे, अंदर लेके वेलकम किया, जब उन्होंने स्पीच दिया सब सुनते हैरान रहे कि बोले यार ये इसने शब्द बोल रहा है, यही गुरुजी भाटिया जर है, और साइकिल पे आए। तो वो तो कहने की बात है कि हम बड़े शौक पाल लेते हैं। तो जो बड़े अचीवमेंट होते हैं उनके ये पाँव बड़े से शौक जमीन के पे साथ होते बड़ा हैं। शब्द भी तो पाल लेते हैं ना। आप हाँ बार जी, बार गुरुजी बोल रहे हो। हाँ पहले जी, के टाइम पे बच्चे गुरुजी बोलते थे ना, तो वो हमेशा ताउम्र याद रहते थे। अब सर बोलते हैं, हाँ जी, बस वो सर से निकल जाता है, वो हाँ। याद नहीं रह पाते हैं। नहीं सही है, ये एक हाँ, ऐसे आदर्श है गुरुजी ने जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। जी तो ये सबके लिए मोटिवेशन है, ये भी इनकी स्टोरी बिल्कुल लाइफ है बिल्कुल ना। बिल्कुल। खुद टीचर थे, कैसे इन्होंने तैयार किया, और सूरतगढ़ सूरतगढ़ में जो को गढ़ हम बनाया ना, बिल्कुल उसका गढ़ का जो मेन एम इन्होंने रखा हुआ है। शिक्षा का गढ़ बना दिया शिक्षा बिल्कुल। विद जो इन्होंने बनाया हुआ है, शिक्षा दर इन्होंने बनाया हुआ है। और आज भी आते हैं, कल भी मैसेज आया था उनका मेरे पास में, कल रैली निकाली थी तिरंगा यात्रा में, अच्छा अच्छा, तो आपको मैसेज पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल कि इतना बड़ा इंसान और इतना मैसेज किया उन्होंने मेरे को, दिखाऊंगा मैसेज आपको मैं, कि वो रैली में पहुंच नहीं पाए, और गुरुजी बोले कि मैं पहुंच नहीं पाया, मैं समय कम था, कई जगह जाना था। तो इसलिए बोलता हूँ कद बहुत बड़ा जाए आपका, और पैर हमेशा जमीन पे रहे, तो जमीन पे। आपकी चमक और बढ़ती जाएगी। एक सर हम मैं ये जानना चाहेंगे कि जब आप इंजरी के टाइम पे थे, जी मतलब एक पर्टिकुलर 1 साल का आपको रेस्ट बोला गया था, जी तो वो जो ड्यूरेशन था जी। वो आपने कैसे स्पेंड किया? देखो, एक खिलाड़ी की लाइफ में इंजरी आ जाए ना, वो टूटता तो जरूर है, हाँ। कि मेरे साथ वाले आगे प्रमोट कर रहे हैं और मैं यहाँ रुक गया हूँ। क्योंकि बंदा अगर आपने 7 दिन ट्रेनिंग किया ना, 1 दिन ऑफ कर दिया, तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं उनसे। ये महीने में अगर मैं 2 दिन ट्रेनिंग ऑफ कर दिया बहुत दिया, और एक एक साल बेड पे रहना, तो जाहिर से बहुत पीछे होता है बंदा। तो पर वही है, लड़ने वाली क्षमता कोई कम ना होनी चाहिए, कोई चुनौतियों को स्वीकार करने वाली। लाइफ में चुनौतियाँ आती है। तो जैसे मेरी इंजरी आई थी 2017 में, 16-17 में इंजरी में था, घुटने में था, ऑपरेट हो रखा था। तो जैसे कमांडिंग ऑफिसर था मेरा, मिश्रा साहब थे, वो बोला गुरप्रीत तो इंजरी है तो जिम में ड्रिल हो जा, जो ऑफिसर साहब जिम जिम कराओ, जो आ रहा है उनको जिम कर बताओ। और जिम किया हुआ है, मैं ठीक है सब भेज दो मेरे पास। मैंने 15-20 दिन जिम करवाया उनको, पर मेरे को संतुष्टि नहीं मिली। मैं कहा यार ये काम मेरा नहीं है, मैं तो खुद कुछ करना चाहता हूँ, मैं करवा रहा हूँ इनको, मेरी उम्र करने की अभी भी है। हालांकि मेरे हाथ टूटा हुआ था, घुटने इंजरी थी, चल नहीं पा रहा था। तो मेरे को ये दिमाग में थी कि मेरा जो बैकग्राउंड था ना, 10वीं में बहुत होशियार था, मैथ में, मैं पढ़ाई में मेरे को ये था कि मैं स्कूल का टॉपर रहा हूँ, तो पढ़ाई में मैं बहुत होशियार था। तो एजुकेशन कोर्स आता है, सेना में कोर्सेज आते हैं, जैसे फिजिकल कोर्स आते हैं। एक एजुकेशन कोर्स की लिस्ट आई, मेरे को बताया कि एजुकेशन कोर्स की लिस्ट आई है, गुरप्रेम यूनिट से एक बंदा जाएगा। तो हमेशा बंदा सी साहब वो भेजता है कि जो टैलेंटेड बंदा हो, कल को बाहर जाए तो वहाँ से नाम रोशन करके आए, तो प्लस पॉइंट सी साहब को मिलते हैं। तो क्वालिफाइड मतलब बढ़िया पढ़ा लिखा बंदा भेजता है। कोर्स पढ़ाई का है, तो जो MA किया होगा, BEd किया होगा, B.Ed किया होगा, उसको भेजते हैं। तो क्लर्क होते हैं, उनको भेजते हैं ज़्यादा। तो मैं सी साहब जिम में आए, जिम करने आए, मैं सी बात करता है, गुरप्रेम कैसे है? मैं बढ़िया सा। बोला क्या करेगा आगे तू? मैं सब, मेरे को पढ़ाई करनी है। बोला अरे तो गेम वाला बंदा है, गेम वाला बंदा कहाँ पढ़ाई करता है? जायज़ ही बात है, हमारी दिमाग में है कि बंदा खेलता है वो पढ़ाई पढ़ता कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं साहब मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था। बोला कब? मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब मैं 2002 में। बोला यार अब 2017 है, भूल चुका मैं साहब, पढ़ता तो था ना, मैं पढ़ाई में होशियार था, मैं कर लूंगा। बोला नहीं, 2 दिन आया, मैं पीछे पढ़ा रहा, साहब मेरे को भेजो। 4 महीने कोर्स है, कोर्स होता है पचमढ़ी भोपाल में, जी मध्य प्रदेश में।
मैं भेजो, सीओ बोला इतना बंदे ने काम किया, मान लेता हूँ तेरी बात। बोला तो जा करके आ कोर्स। मेरा नाम टिक हो गया। तो मैं मई में वहाँ पे गया था, पचमढ़ी भोपाल में। हमें 386 बंदे आए थे, यूनिट से बंदे, हर यूनिट से एक बंदा आता है, और हर यूनिट अपना छांट के बंदा भेज दिया कि हमारा बंदा टैलेंटेड है, वहाँ पे जाएगा तो सबको बीट करेगा। और मैं उस पूरे कोर्स में 12वीं पास बंदा एक ही था। 12वीं पास किया था मैंने, बी फर्स्ट ईयर पास किया था, उसमें बाद में छोड़ दी पढ़ाई, मैंने भर्ती हो गया था। तो जब जाती शुरू हुआ तो मेरे को लगा खाली पढ़ाई करनी होगी, पर सेना तो वही अपने रूल्स की पक्की है, दिन में स्कूल पढ़ाई करो अपनी, रात को ड्यूटी, दिन में वर्क करो एक्स्ट्रा टाइम में। पढ़ाई करनी है तो अपने टाइम में करनी है। तो मैं तो गलत फंस गया अभी। मैं तो बोला, फिर वही बॉक्सिंग वाली बात आ गई, भी चुनौती लेके तो आ गया, बोल के तो आ गया कि मैं करके आऊंगा, और यहाँ तो कुछ कहानी और ये पढ़ने का टाइम ही नहीं दे रहे, तो कैसे पढ़ूंगा मैं। और ये सारे BA MA वाले इंग्लिश बोल रहे हैं, तो और मैं 12वीं पास हिंदी पढ़ा हुआ हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में। तो तब फिर वो बोलते हैं ना, आपके अंदर एक वो चीजें वर्ड याद है, मैं और युवाओं के लिए बोल रहा हूँ, कि जब आपका जिंदगी आपको हार लगने लगे ना, तो कुछ आप ऐसे वर्ड याद करो जो आपको चुभन दे। या तो किसी को बोला आपने कि मैं तेरे लिए करके दिखाऊंगा, कोई भी हो सकता है इसमें, जी। ठीक है। या मामा को वादा किया, मामा के लिए कि पापा मैं करके दिखाऊंगा। या किसी दोस्त को बोला हो कि तू नहीं कर सकता ना, किसी ने बोला आपको कि तू क्या करेगा, तो उसके लिए करना, तो वो वर्ड सामने लेके आओ। तो मेरे भी आया, मैं CEO साहब को, पूरी यूनिट को बोल के आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ, खेल वाला बंदा हूँ और लेके आऊंगा मैं। तो भाई मैं कुछ तो करना पड़ेगा। तो प्रयास करते हैं, जितना मिले उतना बेस्ट है। ऑलमोस्ट लगन में लगा। और मेरा जब प्रथम टेस्ट हुआ था, मतलब 22 दिन बाद में, तो मेरा 374वां रैंक आया था, मतलब 374 नंबर आया ऊपर से, कोई लेवल नहीं था मेरा। तो मैं अभी ग्रुप में बहुत पीछे, महीने 3 बाकी है अभी। तो मैंने कहा लगन करते हैं। फिर बोलते हैं कि आपकी प्रतिभा का भी यूज करो। वहाँ पे गेम्स आए, हैंडबॉल आई, फिर वहाँ पे भंगड़ा का टीम आया, मैंने भंगड़ा भी किया, कि मैं डांस कर लेता हूँ, भंगड़े का बहुत शौकीन हूँ मैं डांस करने का। तो मैंने भंगड़ा टीम तैयार की, और 1 जुलाई 2017 को भंगड़ा किया, उनका रेजिडेंट ही था AEC सेंटर, एजुकेशन कोर्स सेंटर का, और बहुत शानदार भंगड़ा रहा। और मात्र 4 दिन में तैयारी, उसकी क्लिप देखने के, क्लिप अब दिखा भी सकते हैं, मैं इसको दिखा दूंगा आपको। भंगड़े की तो शुरुआत में आपने बताया कि कुछ वर्ड बोले थे। हाँ, वो वर्ड बड़े लंबे है, तो 45 के। जद भी जो जवानी ने छल मारी, साडा चादरे सोन ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਿਆ, ਸੱਪ ਕੁੰਡੇ ਤੇ ਕਾਟਣ ਨੂੰ तेल आके, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ जी कਰਿਆ। जब भी, मतलब बहुत लंबी वर्ड है पूरा, बहुत जोश आता है इसमें ना, बोलते समय एग्रेसिव बनाता है बंदे को। वो शुरू में वर्ड बोले ना, दुनिया खड़ी होगी भी, क्या करने वाला है ये। और हाइट तो भाई भगवान ने अच्छी दे रखी है। जी। तो ऐसा भंगड़ा किया कि लास्ट में 2 बंदे उठा के मैंने घुमा भी दिए। तो भंगड़े का और रौनक लगी, और बहुत फर्स्ट प्राइज मिला। आपके और घुटने की उस टाइम में इंजरी थी? घुटने में इंजरी थी, लेकिन मैं कवर कर लिया मैंने, इतना कोर्स में रहा, मैं एक्सरसाइज करता रहा, क्योंकि मैं कमियों में काम करता हूँ अपने पे। तो मेरे को पता है, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, बट एक्सरसाइज करता हूँ, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज करता रहता हूँ, क्योंकि मसल्स की स्ट्रेंथ आपके ऊपर है, वो खेल दिमाग गया है। तो जब चलता रहा, लास्ट में कोर्स का चलता रहा, कंप्लीटली कोर्स हुआ, और परिणाम आया तो हक्के बक्के सब रह गए, क्योंकि मेरे में मैंने एक चीज यूज की कि मेरा प्रतिभा क्या कुछ है, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, बच्चों को अच्छा बांध सकता हूँ। तो मेरे में लगा कि मैं अच्छा बच्चों को बांध सकता हूँ, कि मैं बच्चों को बोलूंगा, बच्चा हिलेगा नहीं, वो मेरे शुरू से रहा है। और मैंने तेरे को बोल दिया कि ये काम करना है तो होना चाहिए, ये होगा। वो टीचर की गाइडलाइन होती है, ये सिखलाई टीचर के कोर्स, टीचर के लिए वाला, देखो UEI कोर्स बोलते हैं, यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। ये टीचिंग लाइन कोर्स है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, तो उसमें आपकी नोट की जाती है TP टीचिंग प्रैक्टिस कैसी है आपकी। तो मेरी वो प्रैक्टिस इतनी शानदार थी कि जिस क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो बच्चा बाहर नहीं देख सकता। वो बोले गुरुजी पता नहीं आप क्या करवाने वाले हैं। ये टीचर के लिए गाइडलाइन है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे बाहर देख रहे हैं गली में क्या हो रहा है, तो मेरी टीचिंग लाइन बेकार है, क्योंकि मैं अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहा सही से। तो टीचर की डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा बस ये सोचता रहे कि गुरुजी अब मेरे से पूछने वाले हैं, अब पता नहीं क्या होने वाला है, अब पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा, कि बंदा बंद के रहे उसमें, उसका ध्यान वहीं पे रहे, बाहर क्या बज रहा है सुने ना। तो मेरे में वो चीज ज्यादा थी, तो वो चीज नोट होती रही। और अंत में जब परिणाम आया तो पूरे कोर्स का बेस्ट स्टूडेंट मैं ही बना। अरे क्या बात तो ये बड़ा अचीवमेंट था। तो ये मेरा मोटिव था कि हम करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं। इसमें वर्ड याद आता है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा किसी ने चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वो तिनके इकट्ठे करते रहो, फिर घोंसला बहुत बड़ा बनेगा आपका। वो तिनके उठाने पड़ेंगे आपको हर जगह से। ये लाइन से गजब गजब, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन है सर। सर लास्ट में हम आपसे उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एकेडमी के थ्रू? अच्छा देखो, बच्चे में भगवान ने हर प्रतिभा दी होती है, कोई अच्छा पढ़ सकता है, कोई अच्छा भाग सकता है। टैलेंटेड सर्च होना बहुत जरूरी है। वो सर्च है तो कोच करता है, या आपको खुद को पता होगा कि मैं अच्छा भाग सकता हूँ, तो मैं वर्क करता हूँ। हर कोई जो सचिन है कोई अच्छा पढ़ाई में अच्छा थोड़ी होगा वो, या कोई और भी खिलाड़ी बने वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, और वो गेम में अच्छे, तो उस प्रतिभा पे काम किया तो आज नाम है उनका।
और वो कोई टॉर्चर करता, पिताजी बोलते तो टीचर साइंस का बन, तो सचिन शायद टीचर नहीं बन पाता, जी खिलाड़ी बन सकता, खिलाड़ी भी काम किया। तो वही चीज़ है। तो ये मैं युवाओं को मोटिव करता हूँ कि जो हमारी जो पढ़ाई का लेवल है, हमें पता है मुझ परिवार से बिलोंग करते हैं, मजदूर परिवार से है, किसान परिवार से हैं, क्योंकि जो बंदा फौज में जाता है वो बच्चा किसी अंबानी परिवार का तो होगा नहीं, जो होगा किसान का बेटा होगा, मजदूर का बेटा होगा, या फिर छोटा मोटा काम धंधा करते होंगे तो उसका बेटा होगा। तो उसको ये बोलता हूँ कि आपने जो टैलेंट उसका यूज़ करो। मैं 10वीं पास कर लिया है, मेरे को जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए आपने जो क्वालिटी चाहिए, जो आपको अचीवमेंट्स है, जो एलिजिबिलिटी एरिया है आपके अंदर, तो उसे पूरा करें आप। पढ़ाई में क्या करना है, तो मैं उस पर काम करता हूँ। बच्चे बहुत से रहते हैं, माता पिता को लेके आते हैं बच्चों को कि हमारे बच्चे गाइड करें, हम किस रास्ते पे जाए, तो पहले उनको रास्ता दिखाता हूँ। मैं ये लालच नहीं करता कि बच्चे को मेरे को छोड़ जाओ, मैं बना दूंगा। एक वर्ड बहुत कीमती है कोच के लिए, कि मैं बच्चे को बोल दूं तेरे को मैं करवा दूंगा, तो ये गलत बात है। बच्चे को बोलूं कि तू कर लेगा, तो उसके अंदर आपकी मोटी भावना जगा रहे हो आप कि बच्चे तू कर सकता है, तो ये जरूरी है। ये बहुत बड़ी लाइन है। मैं बच्चा आए, मैं तू आ जा, तेरे को मैं करवा दूंगा, तो बच्चा बोलेगा मेरी जरूरत नहीं है, कोच करवा देगा मेरे को, तो वो मेहनत नहीं करेगा। आप बच्चे के अंदर भावना जगाओ कि बच्चे तू कर सकता है, तेरे अंदर ये टैलेंट शक्ति है, तू ये करेगा, तो बच्चा अपनी भावना जगाएगा। वो सबसे बड़ी मोटी लाइन होती है बच्चे के लिए। तो उसके अंदर भावना जगाओ, ये नहीं कि मैं करवा दूंगा, मैं आपको करवा सकता हूँ, पर करना तेरे को पड़ेगा। सही बात। बहुत वर्ड है, आना आपको है तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा। ये बात गुरुजी भाटे गुरुजी के वर्ड भी है बोले। तो ये गुरुजी की लाइन है, 5 लाइन, बहुत खतरनाक लाइन है उनकी। तो उसका लास्ट लाइन यही है कि फौजी बनना किसको है, टीचर बनना किसको, आपको, तो करना भी आपको पड़ेगा। ये बहुत बड़ी लाइन है। तो वो लाइन है, तो इसलिए बच्चों को बोलता हूँ कि तैयारी करें। देखो सूरतगढ़ में क्या, पूरे भारत में बहुत सारी अकेडमियाज है, सब की तैयारी करती है, हर कोई चाहता है कि मैं बेस्ट करूँ, बहुत सारे स्कूल्स है, पर सारे स्कूल उतना परिणाम नहीं दे पाते। वो अपना अपना तरीका है। मैं पहले एग्जांपल दे भी चुका हूँ कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, और मैं उस तरीके को अलग से यूज करता हूँ। बच्चे के ऊपर काम करता हूँ। बच्चा आ रहा है कि तेरे को ऐसा करना है तो ऐसा बढ़ेगा, तेरे में ये है, इसको यूज कर, तो मैं उस पर वर्क करता हूँ, तो बच्चा कामयाब होता है। तभी तो ये सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं और बढ़ता ही जा रहा है। और एक टैगलाइन भी तो बनी हुई है आपकी। हाँ जी, क्या है? सिविल में आओ और वर्दी में जाओ। ये मेरी लाइन नहीं थी, बच्चे ने वो खुद बोली है। अच्छा। लड़की लगी है सीआईसी में, उसका नाम काजल है। तो उसने जब मंच पे आई थी कि दुनिया लाखों पैसे खर्च करती है, वो गुरुजी ऐसे हमारे 250 रुपये बोलते हैं कि सिविल में और वर्दी में जाओ। तो ये उसने वर्ड स्टेज पे बोला था, जो हमारा सम्मान समारोह था। पवन जी वहाँ पे बैठे हुए थे, सारे वहाँ पे थे। तो ये वर्ड वहाँ पे लड़की ने बोला था, तब से मैंने सबके लिए ऐड कर दिया कि सिविल में आओ और वर्दी सिला के दे के आओ, कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो वर्दी में जाऊंगा यहाँ से, तो वर्दी पक्का लेके जाओगे। और इतने बंदे वर्दी लेके जा रहे हैं, तो फौजी फैक्ट्री। नहीं सर, ये लाइन अपने आप में ही पढ़ के बड़ी ऐसे अट्रैक्ट करती है कि ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती है कि वर्दी में जाना है। हाँ जी। तो गुरुप्रेम सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना इम्पोर्टेंट कीमती समय हमें दिया, हमारे पॉडकास्ट के लिए आप आए, और आपके साथ बात करके मतलब मुझे भी पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले, और कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लाइंस एंड बहुत सारी मोटिवेशन स्टोरी आपसे जानने को मिली। तो हमारे जो दर्शक है उनका तो ये पॉडकास्ट सबसे बेस्ट होने वाला है, और स्पेसिफिक जो स्टूडेंट है उनके लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दीदी आपका। और आपने जो मोटी लाइन आगे तक पहुंचाई है। देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं ही आपके लिए मोटिवेशन बनूंगा, मैं सिर्फ अपनी कहानी बताई लाइफ में, क्या पल बीते हैं और क्या हमने जिए हैं। तो बच्चे की गाइड नहीं होती कि हर माँ चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, हर कोई चाहता है, चाहे वो खुद ना कर पाया हो, पर वो चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। तो हम चाहेंगे कि इसको गुरुत्व का हासिल कीजिए, अगर आपकी लाइफ में काम आए तो इनको सुधारिए, अपनाइए इनको। रियलिटी लाइफ यही है, क्योंकि लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे, जिंदगी कभी दुख और सुख साथ में चलते रहेंगे। कोई लाइफ में ये नहीं कि मैं जॉब लग गया सारी मुश्किलें मेरी हल हो जाएगी। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि मेरा जॉब लगने से मेरी सारी मुश्किलें हल नहीं हो जाएगी, लेकिन मुश्किलें आएंगी, पर उसके टकराने की ताकत बढ़ जाएगी आपकी। सही बात। आपकी जॉब होगी या कुछ आपने अचीव कर लिया ना, तो आपकी लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। कोई नहीं, रुकावटें आई हैं, हासिल कर लेंगे, इनका इलाज हमारे पास आता है। क्योंकि आपको अपनी रुकावटों का, चुनौतियों का इलाज खुद ही करना पड़ेगा। तो एक मैंने कहावत लिखी है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, यूं ना बैठ थक के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। और इसमें एक लाइन और आती है बाजू के ऊपर, कर भैया बल अपनी छोड़ बिरानी आस, कर भैया बल अपनी छोड़ बिरानी आस, जहाँ आंगन नदिया बेसो कस मरे प्यास। तो अपनी बुझाओं पे ताकत विश्वास करो, अदर के भरोसे आप लड़ाई में मत जाना कि मेरे साथ 50 बंदे खड़े हैं मैं जीत जाऊंगा, तो खड़े हैं वो, लड़ना आपको पड़ेगा। तो अपनी भैयों पे, अपनी बाजू पे विश्वास करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। बाकी जो युवा तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर वो तैयारी करनी हो तो संपर्क कीजिए और अपनी बेस्ट वे चीजिए, आपको जो बेस्ट परिणाम आपको मिल सके, क्योंकि आपका एक साल बहुत कीमती होता है।
अब इसमें बहुत बड़ी गाइडलाइन है कि मेरे पास 50 बच्चे हैं, उनमें से 30 लगे तो मेरे पास तो भी बहुत है। पर आपकी लाइफ एक सीट आपकी है, अगर आप उसमें नहीं ध्यान दिया, अगर आप ना लग पाए तो आपकी ज़िंदगी गई। तो इसलिए आपकी लाइफ का 1 साल बहुत कीमती है, आप जहाँ पे दे रहे हो तो उसको समर्पण के साथ में वहाँ पे विश्वास के साथ जाएं। तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, आपके गुरु पे हो या अपने आप पे हो। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास है तो सब मुमकिन है। और विश्वास के साथ आइए और जहाँ भी हैं बेस्ट तैयारी कीजिए और वर्दी में जाइए और सेवाएं निभाइए। और मैं चाहूँगा कि मैं आपका किस शब्दों में धन्यवाद करूँ कि मैं आज तक इस लाइन में अभी आया नहीं, स्टोरी में हमने से वर्क किया हुआ है, पर एक सोशल मीडिया नेटवर्क ऐसा है कि जो सही बात, इन चीज़ों को आगे लेके जाता है। बिल्कुल। हमारे टाइम में नेटवर्क नहीं था, दुनिया में जानती ही नहीं बॉक्सिंग कौन खेला हूँ मैं, और दुनिया जानती कि हमारे छोटे से गाँव का लड़का नेशनल गोल्ड लेके आया है, कोई नहीं जानता, सोशल मीडिया नहीं था। पर आज के टाइम में हर एक पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, तो एक ऐसा नेटवर्क है, वो चाहें तो इस लाइन को बहुत टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सही बात। आपने जो श्रोता देख रहे हैं बहुत कुछ शेयर करते होगे, बहुत कुछ देखते भी हैं, पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देखते हैं हम, वो शेयर भी करते हैं, बार बार देखते भी हैं, और कि अच्छी बातें होंगी बहुत कम देखते हैं। और जो अच्छी बातों को शेयर करते हैं ना, असली खिलाड़ी वही है, वो खिलाड़ी वो देख रहे हैं वो। सही बात है। और दूसरी बात है, अच्छी बातें जो होती है ना सर, कहीं ना कहीं हमें हमारा ही सच्चा रूप दिखा रही होती है, और सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाता, हम बर्दाश्त नहीं, उसको ये चीज़ है। तो इसलिए सच को पीना जीना पड़ेगा आपको कमियों को दिखाना पड़ेगा। हम कमियां छुपाते हैं, अपनी क्वालिटी दिखाते हैं। जिसके डोले बड़े वो हमेशा डोले दिखाएगा अपने, तो पेट ज्यादा पेट कभी दिखाएगा ही नहीं वो। तो हम अपनी जो क्वालिटी वो दिखाते हैं, कमियां छुपाते हैं। मैं बोलता हूँ कमियों पे दिखाओ, तो कमियों पे काम करो, आप प्रतिभावान बन जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया हमें और हमारे पॉडकास्ट पे आए। तो ये थे मिस्टर गुरप्रेम सिंह जी मान, और अलग अलग लाइफ जी है इन्होंने। ये अभी कोच है एट प्रेजेंट टाइम, बॉक्सर भी रहे हैं, सोल्जर भी रहे हैं, और पता नहीं इनके एक एक बात में, एक एक शब्द में एक मोटिवेशनल स्पीच लग रही है, और उसको मैंने फील भी किया है। आप जब तक सुनोगे इनकी एक एक बात को, अगर जो सुना है और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, तो वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब आपको सक्सेस मिले। जी, तो मिनी मैजिक स्टोरी का यही एजेंडा रहा है हमेशा से ही, कि जो भी हमारे यहाँ के ऐसे स्टार हैं जिनको हम नहीं जान पाते हैं या उनकी स्टोरी हम तक नहीं पहुँच पाती, तो मिनी मैजिक स्टोरी आपके लिए वही हीरोज आप तक लेके आता है, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी आपके लिए हाजिर रखता है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।